सो लेट्स गेट स्टार्टेड इंड AS 115 पार्ट नंबर 2। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा एंड पार्ट नंबर 1 के साथ मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स इंड AS के पूरे कंप्लीट करा दिए थे। सेकेंड नंबर मतलब जो हमने सेकेंड पार्ट इस इंड AS में सेग्रीगेट करके रखा था, दैट वाज 5 स्टेप मॉडल। हमने इससे पहले इसमें पढ़ लिया था कि व्हाट इज दी कोर प्रिंसिपल, पॉइंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड AS, उसके बाद 5 स्टेप मॉडल। आई होप यू रिमेंबर द 5 स्टेप मॉडल, दैट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिटरमाइन ट्रांजेक्शन प्राइस, allocate द ट्रांजेक्शन प्राइस एंड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। ठीक है, अब हम आते हैं ये 5 स्टेप मॉडल जब हमने खत्म किया था तो मैंने आपको बोला था कि अपने क्वेश्चंस कुछ पेंडिंग हैं, तो आ जाते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस पे एंड दैट वाज रिलेटिंग टू द 5 स्टेप मॉडल इटसेल्फ। और उसके बाद अपन आ जाएंगे थर्ड पार्ट पर, दैट इज नथिंग बट आवर स्पेशल ट्रांजैक्शन, स्पेशल इश्यूज इन दिस चैप्टर। चलिए, सो इलस्ट्रेशन नंबर 23 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट A for ₹1000. As part of the contract, the entity gives the customer a 40% discount voucher for any future purchases up to ₹1000. भाई 1000 रुपए का सेल किया तो सामने वाले कस्टमर को एंटिटी ने क्या किया, 40% का डिस्काउंट वाउचर दिया है। और वो भी उस वाउचर को कब यूटिलाइज कर सकता है भाई, 1000 रुपए की फ्यूचर में परचेज करने पर। कितने, मिनिमम 1000। लेकिन नेक्स्ट 30 डेज में द एंटिटी इंटेंड्स टू ऑफर अ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द सेल्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 डेज एज पार्ट ऑफ द सीजनल प्रमोशन। और साथ में एंटिटी का क्या चल रहा है कि 10% डिस्काउंट ऑन ऑल सेल्स ड्यूरिंग नेक्स्ट 30 डेज। द 10% डिस्काउंट कैन नॉट बी यूज्ड इन एडिशन टू द 40% डिस्काउंट। मतलब देखो, एक तो सीजनल बिजनेस की वजह से, सीजनल प्रमोशन की वजह से, सीजन चल रहा होता है ना, तो कुछ एंटिटीज डिस्काउंट दे रही होती है। तो एक नॉर्मल डिस्काउंट जो जनरली एंटिटी दे रही है 10% का, और अलग से जो पिछले महीने इन्होंने डिस्काउंट दिया था 40% का, उससे ऊपर ये 10% डिस्काउंट यूटिलाइज नहीं हो सकता। इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, द एंटिटी बिलीव्स there is 80% likelihood that a customer will redeem the voucher and on an average a customer will purchase ₹500 of additional products. 80% चांसेस हैं कि कस्टमर रिडीम कर लेगा क्या, इस वाउचर को, और 80% चांसेस हैं ओके, मतलब 20% ऐसे लोग होंगे जो रिडीम नहीं कर पाएंगे। और किस पे, ऑन एन एवरेज परचेज अ कस्टमर विल परचेज ₹500 ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट्स। डिटरमाइन हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डज द एंटिटी हैव एंड देयर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, अलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। अब इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो पहली बात तो अपने को मालूम होना चाहिए कि अपन डिस्काउंट दे कितना रहे हैं। तो सामने वाला कस्टमर ऑन एन एवरेज कितना, 500 रुपए का एडिशनल प्रोडक्ट खरीद रहा है। ठीक है, अब जब वो एडिशनल प्रोडक्ट 500 रुपीज का परचेज करने आया तो कितने परसेंट लोग हैं जो कूपन रिडीम करेंगे, 80%। तो 500 रुपीज इंटू 80% इंटू 30%। सर ये 30% क्यों, 30% इसलिए क्योंकि आपका 40% तो मैक्सिमम डिस्काउंट है, इससे ऊपर आप देने वाले नहीं हो। बट इसमें से आप 10% डिस्काउंट लेस कर दोगे इन ऑल वाला। क्यों, क्योंकि वो कब मिलेगा, 1000 की सेल्स पर। क्या 1000 की सेल हुई, नहीं हुई, तो आप यूजुअली डिस्काउंट कितने का दोगे, 500 रुपीज इंटू 80% इंटू 30%, तो इट विल बी अराउंड 120। ये आपको कैलकुलेशन दिख जाएगी। गॉट इट। अब मैं बात करूं कि ये जो गुड्स है, गुड्स की कीमत कितनी है, 1000, और आपका वाउचर की कीमत, जो डिस्काउंट वाउचर है उसका प्राइस कितना हो गया, 120 अभी आपने निकाला। इसको आप कैसे डिटरमाइन करोगे, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, तो याद करना दोस्तों, अपन ने डिस्काउंट वाउचर की एंट्री समझी, एग्जांपल समझा था कि भाई साहब जो टोटल सेल्स हुई और जितने का डिस्काउंट वाउचर है, इन दोनों के रेशियो में अपन एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। याद होगा, अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा होगा। तो यहां भी सेम चीज ही होने वाली है। यहां बस याद रखना कि आपके पास है 120 रुपीज का डिस्काउंट और गुड्स कितने के हैं, 1000 के। तो 100:12 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दो, तो एलोकेशन कैसे होगी, ट्रांजेक्शन प्राइस की। ट्रांजेक्शन प्राइस टोटल है 1000 रुपीज की। क्यों, सामने वाला जब आप सेल कर रहे हो तो आप सेल्स कितने की रिकॉर्ड करोगे, सर 1000 रुपीज आपकी कंपनी में आए, यस और नो। इस 1000 रुपीज में से ट्रांजैक्शन प्राइस कितने की है, तो ट्रांजैक्शन प्राइस कितने की होगी, आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट वाउचर। डिस्काउंट वाउचर आप इनिशियली कितने का रिकॉर्ड करोगे, सर डिस्काउंट वाउचर अगर 120 है और गुड्स उसने 1000 के खरीदे हैं, तो आप इसी रेशियो में उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिकॉर्ड करोगे। एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू डिस्काउंट वाउचर ऑन इनिशियली। फ्यूचर में जब
फ्यूचर में जब वो सामने वाला रिडीम कराने आएगा तब अपन तब की एंट्री तब देखेंगे, तब इसमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है नहीं। तो अभी आज के लिए स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितनी होगी सर? 1000 रुपीज ट्रांजेक्शन प्राइस हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ उसमें से ट्रांजेक्शन प्राइस एलोकेट कैसे होगी, एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस कैसे होगी? 893 सेल्स की, डिस्काउंट वाउचर 107 का। गॉट इट? ठीक है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, एक और है इलस्ट्रेशन नंबर 29। XYZ लिमिटेड इंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। आई होप आपने जो पार्ट 1 है उसको देखने के बाद ही आप ये पार्ट 2 देख रहे होगे। रीजन नंबर 1, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा और पार्ट 2 देखने चले आए हो तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बहुत क्लियर बोल दूं, ठीक है। और तो आप पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा इसी पीडीएफ में। पीडीएफ ऑलरेडी मेरी गूगल ड्राइव में अपलोड है, रिविजन वाले फोल्डर में आप देख सकते हो। XYZ Limited enters into a contract with a customer to build sophisticated machinery. The promise to transfer the asset is a performance obligation that is satisfied over the time. The promised consideration is 2.5 crore. Consideration कितने का है सर? 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ रुपए हैं, but that amount will be reduced or increased depending on the time of completion of asset, specifically for each day after 31st March 2011. That asset is incomplete. The promised consideration is reduced by 1 lakh. भाई साहब promised consideration था 2.5 करोड़, लेकिन कंप्लीट कब तक करना था असेट को? 31st मार्च 2011। लेकिन जितने भी दिन का डिले होता जाएगा हर दिन 1 लाख रुपए आपके कंसीडरेशन से कम होता चला जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है आप क्वेश्चन का क्रक्स समझो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कॉन्सेप्ट में, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के इंड एस में आप अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लोगे ना, आपका 80% ऑफ द क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया आएगा। टोटल कंसिडरेशन 2.5 करोड़ है, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपए हर दिन कम होते चले जाएंगे अगर 31 मार्च 2011 से तक एसेट कंप्लीट नहीं हुई और डिले होती चली गई उसका कंप्लीशन। फॉर ईच डे बिफोर 31st मार्च 2011 दैट द एसेट इज कंप्लीट, द प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन इंक्रीज बाय। अच्छा, एक और चीज है कि अगर सर 31 मार्च 2011 को एसेट कंप्लीट नहीं हुआ, डिले के चार्जेस लग रहे हैं सामने वाले को, यस और नो? हाँ। लेकिन अगर उससे पहले कंप्लीट हो गया तो जितने दिन पहले कंप्लीट हो गया हर दिन के हिसाब से 1 लाख रुपए इन प्लस 2.5 करोड़ रुपए एडिशन में आते चले जाएंगे, ठीक है। इन एडिशन अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एसेट अ थर्ड पार्टी विल इंस्पेक्ट द एसेट एंड असाइन अ रेटिंग बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स दैट आर डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। इफ द एसेट रिसीव्स अ स्पेसिफाइड रेटिंग द एंटिटी विल बी एंटाइटल्ड टू एन इंसेंटिव बोनस ऑफ 15 लाख। एक चीज और है कि कंप्लीशन के टाइम पे एक थर्ड पार्टी आएगी, वो एक रेटिंग देगी, और अगर वो रेटिंग एक स्पेसिफाइड एंटिटी मतलब एक स्पेसिफाइड मीटर तक गई, स्पेसिफाइड रेटिंग तक पहुंच गई, तो फिर एंटिटी को बोनस 15 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। तो यहां पे ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करना है। ये क्वेश्चन काय का है? ये आपका ये वाला क्वेश्चन काय का था? देखो, ये था आपका कौन सा? ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करने का, ठीक है। स्टेप 4 का क्वेश्चन था, और मैंने आपको 5 स्टेप मॉडल में ये वाला क्वेश्चन स्टेप 3 का है, ठीक है। चलिए, इफ द एसेट, अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन में ना 2 चीजें इनकम्प्लीट दी थी, तो ये मैंने यहां पे ऐड करी। इफ एसेट गेट्स रेडी 6 डेज बियॉन्ड 31st मार्च, मतलब 31 मार्च से 6 दिन बाद, there are 60% chances of earning earn rating bonus. If asset gets ready 8 days before 31st March and will earn rating bonus, कैलकुलेट करना है। इस सिचुएशन में अपने को ट्रांजैक्शन प्राइस निकालनी है। तो ये एग्जाम क्वेश्चन रहा है, ये एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। याद करना, जब हम ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो क्या मेथड रहते हैं सर? एक तो रहता है फिक्स कंसिडरेशन और एक होता है एलोकेशन वेरिएबल कंसिडरेशन। तो फिक्स कंसिडरेशन निकालने के लिए क्या 2 मेथड थे अपने पास, याद है? याद करो बेटा, ये वाला चार्ट अपन ने पढ़ा भी था। कैश कंसिडरेशन में एक था फिक्स कंसिडरेशन जो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो, और वेरिएबल में एस्टिमेटेड बेसिस पे या कंटिंजेंसी पे। कंटिंजेंसी मतलब किसी इवेंट के होने पे। वहां 2 मेथड थे, एमएलएम और ईवीएम। ईवीएम के लिए चांसेस थे, और एमएलएम मतलब 50% कंप्लीट है या नहीं उसके बेसिस पर, यस और नो? यस। तो सर फिक्स कंसिडरेशन कितना है? सर फिक्स कंसिडरेशन चाहे वो, अच्छा मैंने यहां पे क्या दोनों केसेस एक साथ लिया। अपन केस 1 की बात करते हैं जिसमें एसेट 6 दिन बाद में कंप्लीट हुआ और 60% चांसेस है अर्निंग रेटिंग बोनस के, ठीक है। चलिए, तो अब ध्यान से देखना, एमएलएम मेथड क्या होता है?
मोस्ट लाइकली मेथड, मोस्ट लाइकली मेथड क्या बोलता है कि सर फिक्स कंसिडरेशन, ये तो प्रेजेंट वैल्यू 2.5 करोड़ मतलब रुपीज इन लैक्स, अगर मैं बात करूं 2.5 करोड़ को रुपीज इन लैक्स में लिखोगे तो 250 लाख हो जाएंगे, यस और नो? यस। नाउ वेरिएबल कंसिडरेशन, वेरिएबल कंसिडरेशन मुझे बताओ 6 दिन बाद अगर आपने असेट कंप्लीट किया तो 6 लाख रुपए कट जाएंगे ना कंसिडरेशन से, यस, तो यहां लेस हो जाएंगे, ठीक है। बोनस, बोनस के चांसेस कितने परसेंट हैं सर? बोनस मिलने के चांसेस हैं 60% चांसेस ऑफ अर्निंग अर्न रेटिंग बोनस, 60% है। और एमएलएम मेथड बोलती है अगर किसी चीज को रिसीव करने के चांसेस 50% से अधिक हैं तो आप पूरे के पूरे अमाउंट को रिकॉग्नाइज कर लो एज पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू। तो अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपन क्या करेंगे, ये 60% चांसेस जरूर हैं लेकिन पूरे 15 लाख रुपए बोनस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी आ जाएगी? 259 lakhs। ईवीएम मेथड से देख लो, फिक्स कंसिडरेशन अगेन सेम, वेरिएबल भी सेम, लेकिन यहां 15 लाख इंटू 60% 9 lakhs, तो ये 253 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलो केस नंबर 2 में देखते हैं। सर हमने 8 दिन पहले ही एसेट कंप्लीट कर दिया और अर्न भी करेंगे, तो ठीक है भैया, अर्न करने के चांसेस कितने हैं? विल अर्न रेटिंग बोनस, अर्न रेटिंग बोनस मतलब 100% चांसेस हैं। तो चाहे एमएलएम मेथड हो चाहे ईवीएम मेथड हो, 15 लाख तो पूरा बोनस मिलना है और 250 लाख तो पूरे मिलने ही, फिक्स कंसिडरेशन है। प्लस 8 दिन पहले, अगर 8 दिन पहले कंप्लीट कर दिया तो आपको एडिशनल वेरिएबल कंसिडरेशन भी तो मिलेगा 8 लाख का, यस और नो? तो 273 lakhs दोनों केसेस में, चाहे एमएलएम मेथड हो या ईवीएम मेथड हो, इससे आ जाएगा। आई होप, देखो मैंने आपको क्या बोला था, अपन मॉड्यूल के क्वेश्चन फटाफट से करेंगे और ये इंडिया बहुत फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, ठीक है। आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30 पर। AST Limited enters into a contract with a customer to build a manufacturing facility. The entity determines that the contract contains one performance obligation satisfied over time. Satisfied over time. चलिए, तो construction is scheduled to be completed by the end of 36th month of for an agreed price of 25 करोड़। 25 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर आपने क्या किया, 36वें महीने तक क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया। तो फिक्स कंसिडरेशन कितना हो गया? 25 करोड़। अब आगे क्या लिखा है, एंटिटी हैज द अपॉर्चुनिटी टू अर्न परफॉर्मेंस बोनस फॉर अर्ली कंप्लीशन एज फॉलोज। आपको 25 करोड़ तो मिलनी है लेकिन आपको बोनस भी मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा अगर आपने जितनी जल्दी 36 महीने मतलब कितने साल हो गए? 3 साल। आप 3 साल में खत्म करते हो तो आपको 25 करोड़ मिलनी है, लेकिन जितना जल्दी खत्म करोगे उतना एडिशनल आपको बोनस मिलेगा। क्या कंडीशन है बोनस की? 15% बोनस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इफ कंप्लीटेड बाय 30th मंथ। 15% मिलेगा ऑफ द बोनस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 करोड़ है तो 25 करोड़ का 15% मिलेगा अगर आपने 30वें महीने में खत्म कर दिया, मतलब 2.5 साल में खत्म कर दिया बेसिकली। लेकिन और इसके होने के चांसेस कितने हैं? 25%। 10% बोनस इफ कंप्लीटेड बाय 32nd मंथ, 40% चांसेस है इसके होने के। 5% बोनस इफ कंप्लीटेड बाय 34th मंथ, मतलब 2 महीने पहले भी खत्म कर दिया तो 5% बोनस मिलेगा और इसके होने के चांसेस है 15%। इन एडिशन टू द पोटेंशियल परफॉर्मेंस बोनस फॉर अर्ली कंप्लीशन, AST लिमिटेड इज इंटाइटल्ड टू ए क्वालिटी बोनस ऑफ 2 करोड़। अच्छा, 25 करोड़ तो फिक्स कंसिडरेशन मिलना है आपको कंस्ट्रक्शन के बाद, साथ ही साथ एक परफॉर्मेंस बोनस मिलने वाला है, उसकी 3 कंडीशन है, साथ ही साथ आपको 2 करोड़ और मिलेंगे क्वालिटी बोनस अर्न करोगे अगर आप। इफ अ हेल्दी एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर रिजाइंस द फैसिलिटी ऑफ अ गोल्ड स्टार रेटिंग एज डिफाइंड बाय द एजेंसी इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, AST लिमिटेड कंक्लूड्स दैट इट इज अ 60% likely that it will receive the quality bonus. Determine the transaction price. Step number 3, determine transaction price का क्वेश्चन अगेन। और इसमें देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है बहुत क्लियरली कि ट्रांजैक्शन प्राइस बतानी है। तो भाई साहब चलो एमएलएम मेथड से देख लेते हैं और ईवीएम मेथड से देख लेते हैं। फिक्स कंसिडरेशन आपका कितना था? तो फिक्स कंसिडरेशन 25 करोड़, यस और नो? आंसर इज यस। सर वेरिएबल कंसिडरेशन कितना होगा? सर वेरिएबल कंसिडरेशन कैसे होगा मुझे बताओ, कैसे आएगा वेरिएबल कंसिडरेशन आपका? फटाफट से मुझे बताओ वेरिएबल कंसिडरेशन कैसे आएगा आपका? सर वेरिएबल कंसिडरेशन आपका एक तो परफॉर्मेंस वाला आ जाएगा, वेरिएबल कंसिडरेशन में एक तो आपका परफॉर्मेंस वाला आ जाएगा। सो ये अपन को यहां पे खत्म करना रहेगा। कैसे? देखो वेरिएबल अच्छा
2 करोड़ आपका ये याद रखना है कि आपको क्वालिटी बोनस मिलेगा और इसके चांसेस हैं 60%। एमएलएम मेथड से ये पूरा 100% मिल जाएगा 2 करोड़। क्यों? क्योंकि 60% मतलब 50% से ज्यादा चांसेस है। सर ये 2.125 कहां से आया? कुछ नहीं, 25 करोड़ इंटू 15% इंटू 25%, 25 करोड़ इंटू 10% इंटू 40%, 25 करोड़ इंटू 5% इंटू 15%। इस हिसाब से आप ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन करोगे तो ये आ जाएगा 2.125। अब आप ईवीएम मेथड लगाओगे तो बस यहां पे 2 करोड़ इंटू 60% 1.2 करोड़ आ जाएगा, दैट्स इट। तो यहां पे ईवीएम मेथड से रेवेन्यू कितना, ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी आएगी? 28.325 और इधर 29.125। ये क्वेश्चन देखो, इसके बाद आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 32। भयंकर बड़ा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब आया था 2-4 लोग तो सुसाइड करने बैठ गए होंगे अगर ये क्वेश्चन छोड़ के गए होंगे, बट मॉड्यूल का क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड भी सेम था ये अटेम्प्ट में। इलस्ट्रेशन नंबर 32, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। छोड़ो, अपन तो ये हेडिंग तो छोड़ो, ये हेडिंग तो क्या है, अपने को भ्रमित कर देती है, अपन को तो क्वेश्चन पढ़ना है। एक एंटिटी है जिसके पास फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट है 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है सर? 10 लाख रुपए, ठीक है। टू डेवलप अ प्रोडक्ट दैट मीट्स द स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इज 9,50,000। ओके, 1 मिलियन मिलेंगे आपको, मतलब 10 लाख, और 9,50,000 आपको क्या होगा? कॉस्ट टू कंप्लीट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है। द एंटिटी विल ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट ओवर 5 years। द एंटिटी यूजेस कॉस्ट इनपुट मेथड। कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड कौन सा था बेटा? याद है अपन ने ये यहां पे पढ़ा था। इनपुट मेथड कॉस्ट टू कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड अपॉन टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड। इसके बेसिस पे अपन डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज निकालते हैं, यस और नो? हाँ, आ जाते हैं और आगे, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है? एन इंसेंटिव अवार्ड इज अवेलेबल इफ द प्रोडक्ट मीट्स द फॉलोइंग वेट क्राइटेरिया। 951 और उससे ग्रेटर है केजी में, तो 701 और 950, 700 और लेस, कितने चांसेस है अवार्ड परसेंटेज? 951 या उससे ज्यादा बड़ा है तो 0%, उससे छोटा तो 10%, और 700 से भी छोटा तो 25%। इंसेंटिव फीस 1 लाख और 2.5 लाख, ठीक है। Entity has extensive experience creating products that meets the specific performance criteria. Based on its experience, the entity has identified 5 engineering alternatives that will achieve 10% incentive and 2 that will achieve 25% incentive. 5 engineering alternatives हैं ऐसे जो 10% incentive achieve कर लेंगे। एक्सपीरियंस के बेसिस पे एंटिटी ऐसा एस्टिमेट कर रही है, क्वेश्चन ये मैं अपन ने पढ़ा जो। और 2 ऐसे ऑप्शन है जिसमें 25% भी एंटिटी अचीव कर सकती है। इन दिस केस द एंटिटी डिटरमाइंड दैट इट हैज 95% कॉन्फिडेंस। कितने परसेंट कॉन्फिडेंस है बेटा? 95% कॉन्फिडेंस है कि भैया ये 10% इंसेंटिव और 20% कॉन्फिडेंस क्या है कि 25% वाला इंसेंटिव ये अचीव करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस entity believes 10% to be the most likely amount when estimating the transaction price. Therefore, entity includes only 10% award in the transaction price when calculating revenue, because the entity has concluded it is probable that significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved due to its 95% confidence in achieving 10% award, ठीक है। ये तो फालतू की लाइनें लिखी हैं, काम की बात सिर्फ यहीं तक थी यहाँ पे, ठीक है। बस वो यहाँ पे जस्टिफिकेशन दे रहा है कि उन्होंने 10% ही क्यों एस्टिमेट करके रखा है एस्टिमेटिंग करते टाइम ट्रांजैक्शन प्राइस में। द एंटिटी रीअसेसेस इट्स प्रोडक्शन स्टेटस क्वार्टरली टू डिटरमाइन whether it is on the track to meet the criteria. At the end of the year 4, it becomes apparent this contract will fully achieve the weight based criteria given. Therefore, the entity revises its estimate of variable consideration to include entire 25%। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इन्होंने क्या किया? शुरुआत में इनको लग रहा था 80% या 95% ऐसा लग रहा था कि ये अचीव कर लेंगे। क्या कर लेंगे अचीव? 10% इंसेंटिव, और 20% ऐसा कॉन्फिडेंस था कि ये 25% कर लेंगे। पानी दे देना, ठीक है। इसके बाद 4th ईयर के एंड में इनको क्या मालूम पड़ता है कि भाई साहब
ये तो पूरा 25% ही अचीव कर लेंगे, तो इन्होंने चेंज कर दिया एस्टिमेट। द एंटिटी रिवाइज इज एस्टिमेट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन टू इंक्लूड 25% इंसेंटिव फी इन द ईयर 4 बिकॉज एट दिस पॉइंट it is probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur। अच्छा, सिंपल सी बात है, अब इस टाइम पे इनको कंफर्म था, तो इनको मालूम है कि जो रेवेन्यू ये रिकॉग्नाइज करेंगे उसको इन्हें रिवर्स करना नहीं पड़ेगा। इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन वेरिएबल कंसिडरेशन व्हेन कॉस्ट इनकर्ड इज एज फॉलोज। हर साल 1 2 3 4 5 इतनी कॉस्ट इनकर हुई है, उसको दे दे। और अपने को क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इवैल्यूएट करो इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन वेरिएबल कंसिडरेशन। 14 नंबर का क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। अब क्या होता है, फाइनल में सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, क्वेश्चन जल्दबाजी में इतना पढ़ते हैं ना कि हम मेन इंफॉर्मेशन ही मिस कर जाते हैं। क्वेश्चन को 115 का क्वेश्चन है, बहुत आराम से देखो, टाइम लेके पढ़ो। रीजन बीइंग, अगर आप इसमें आराम से थोड़ा सा कोई भी इंफॉर्मेशन मिस कर दी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, सॉल्यूशन में आते नोट नंबर 1 लिखा, कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड ओवर 5 years, देयरफॉर रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर 5 years। क्यों, कंट्रोल आप ट्रांसफर 5 साल में करोगे तो सामने वाले के रेवेन्यू भी तो हर साल रिकॉग्नाइज करते जाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। प्रोग्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस डिग्री ऑफ कंप्लीशन। यहां जो प्रोग्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना क्वेश्चन में, इट इज नथिंग बट डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेथड। डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपने बचपन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है, अब मैंने आपको रिवाइज भी कराया था। और कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड है, तो अपने को क्या लगेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। चांसेस ऑफ गेटिंग ₹1 lakh एज इंसेंटिव is 95% based on MLM in year 1 2 3 and 2.5 lakhs as incentive is 20% in year 4 and 5। मुझे एक बात बताओ, इनिशियली इनका क्या कॉन्फिडेंस था, क्या कॉन्फिडेंस था, 95% ये कॉन्फिडेंट थे ना कि ये 10% अवार्ड अचीव कर लेंगे। ये देखो 10% टू बी द मोस्ट लाइकली अमाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग इट, यस और नो। और ईयर 4 के एंड पे, मतलब 4th ईयर में इनको मालूम चल गया, तो ये 4th ईयर में एडजस्टमेंट किया ना इन्होंने, तो फर्स्ट 3 years तो इन्होंने क्या किया होगा, 95% कॉन्फिडेंस थे कि भैया मेरे को 1 लाख रुपए ही कंसिडरेशन मिलेगा। 1 लाख रुपए मतलब 10% ही इंसेंटिव मिलेगा। 10% इंसेंटिव मिलना मतलब 1 लाख रुपए इंसेंटिव फीस मिलेगी। लेकिन 25% ईयर 4 और 5 में हो गया तो मतलब 2.5 लाख रुपए मिलेगी, तो 4 और 5 में 2.5 लाख यूज करोगे आप, ठीक है। नोट नंबर 4, स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी भाई साहब आपकी, पहले साल 9,50,000 था, ये तो पूरे थ्रू आउट द 5 years सेम ही रहेगी ना। और एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी, एस्टिमेटेड तो आपने 9,50,000 रखी हुई है, कहां लिखा है सर, ये तो यही तो समस्या होती है, ये सेकंड लाइन पे लिखी हुई है लाइन, 9,50,000 तो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो रही है हर साल, ये आपको लास्ट में दी हुई है 50,000, 1,75,000, ये 4 लाख। तो आप इससे क्या निकाल लोगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए क्या चाहिए था, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो बी अपॉन ए कर दिया आपने, तो आपको मालूम चल जाएगा, यस और नो। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे है, बी अपॉन ए, गॉट इट। 9,50,000 डिवाइड बाय 50,000 डिवाइड बाय 9,50,000 इंटू 100, 5.26%। हर साल का कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल लिया आपने। नाउ वेरिएबल कंसिडरेशन हर साल कितना होगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, वेरिएबल कंसिडरेशन देखो, फिक्स कंसिडरेशन तो आपको क्या था, जो रेवेन्यू मिलने वाला है 1 million, लेकिन आपका वेरिएबल कितना आएगा सर, वेरिएबल तो अपने को डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन पे, यस और नो। हाँ, क्योंकि मोर देन 1 year का कॉन्ट्रैक्ट है, हमने निकाला था 5.26% है, और पहले 3 साल 1 लाख रुपए मिलना हर साल इंसेंटिव फीस के नाम पे। तो अपन क्या करेंगे, 1 लाख इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईयर 1, 1 लाख इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईयर 2, 1 लाख इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईयर 3। कुछ नहीं, बस अपन ने क्या किया, सिंपली 1 लाख रुपए को डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे दे दिया। और ईयर 4 और 5 में आप इसको दोगे। ईयर 4 और 5 में क्या, ईयर 4 और 5 में कैसे लाए, 72368 कैसे आया बेटा, ये आएगा बेटा 2.5 लाख इंटू 28.947% और 50,000 इंटू 5.26%, गॉट इट, ये आ जाएगा। इसके बाद आप मुझे एक बात बताओ, आपने
यहां पे एस्टिमेट कब चेंज किया था? ईयर 4, ये देखो क्वेश्चन वापस से देखना, एट द एंड ऑफ द ईयर 4, मतलब थर्ड ईयर तक तो कोई चेंज नहीं था, फोर्थ ईयर से चेंज कर दिया। तो जैसे ही आप फोर्थ ईयर में कोई चेंज करोगे तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी तो उसका देखना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा वो आपको चेक करना रहेगा। तो रीस्टेटमेंट कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। आपने फर्स्ट 3 इयर्स कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया या कॉस्ट इनकर करी? 50,000, 175, 4 lakhs, यस और नो? इतनी कॉस्ट आपकी लग गई। ये 3 डिवाइड बाई 9,50,000 इंटू 2,50,000 करोगे तो आपका ये आ गया। और एक्चुअल में आपने डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से इतना ही रिकॉग्नाइज किया है, तो ये जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है इसको भी तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अरे भाई साहब सिंपल सी बात है, आप अकाउंटिंग डे 1 पे आपको कितना मालूम था कि आप कितना इंसेंटिव अर्न करोगे? हर साल 1 लाख रुपए, मतलब 5 साल के अंत में आपको 5 लाख मिलने वाले थे, यस और नो? बट फोर्थ ईयर खत्म होने से पहले, मतलब फोर्थ ईयर में आपको मालूम पड़ा कि इस साल तो मैं 2.5 लाख कमा सकता हूं और अगले साल भी 2.5 लाख कमा सकता हूं, मतलब फर्स्ट 2-3 इयर्स में तो 1-1 लाख मिले मुझे, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ के मिला के मुझे टोटल 8 लाख रुपए कमाने को आ जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा आप 3 लाख कमाओगे। ये जो 3 लाख कमाओगे तो फोर्थ ईयर में जो चेंज करा, ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू किस बेसिस पे लाओगे? कुछ नहीं, जितना आपका खर्चा हुआ, कॉस्ट इनकर हुई वो, और उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव फीस कितनी थी वो, डिवाइडेड बाय जो आपने एस्टिमेट करके रखी थी वो, तो आपको एक्स्ट्रा 98,685, ये 98,685 आप रिकॉग्नाइज कर दिया, तो टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इतना होगा। गॉट इट? फिक्स्ड कंसिडरेशन डिग्री ऑफ कंप्लीशन इनटू 10 lakhs, 10 लाख अपने को मिलने वाले थे। 10 लाख कब मिलने वाले थे? 5 साल में। हर साल अपना डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है, उस डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे अपन फिक्स कंसिडरेशन निकाल लेंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे फिर अपन। और अपने को निकालने को क्या बोला था भाई ने? अपने को निकालना था इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन वेरिएबल कंसिडरेशन। इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन वेरिएबल कंसिडरेशन इज दिस। रीस्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन इन ईयर 3 is this, y which is recognized, therefore cumulative percentage ये आया और ये अपन ने डिफरेंस निकाल लिया। नोट नंबर 6 में फिक्स कंसिडरेशन निकाल दिया। आ जाते हैं प्रॉफिट में, फिक्स कंसिडरेशन प्लस वेरिएबल कंसिडरेशन लेस एक्चुअल कॉस्ट, तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट और लॉस। ये आ गया आपका इंपैक्ट। इंपैक्ट आ गया आपका ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कंसिडरेशन इन दी कॉन्ट्रैक्ट, और हर साल का अपन ने निकाल दिया। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको अपने कंसेप्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करने हैं दोस्तों। अगर आपने कॉन्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना तो आप यहां पे ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर टू यू गाइज? ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 38, देन 54, 55, 65, उसके बाद अपन आ जाएंगे स्पेशल इश्यूज पे। 3-4 इलस्ट्रेशंस और हैं तो अपना 5 स्टेप मॉडल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। अपन आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 38 पर। एनकेटी लिमिटेड सेल्स अ प्रोडक्ट टू ए कस्टमर 1,21,000 का, दैट इज पेबल आफ्टर 24 months आफ्टर डिलीवरी। द कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, मतलब जिस साल कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुआ बिगिनिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट के आपको आपके कस्टमर को कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट परमिट्स कस्टमर टू रिटर्न द प्रोडक्ट विद इन 90 days। द कॉन्ट्रैक्ट इज न्यू, entity has no relevant historical evidence of the product returns or other available market evidences. The selling price of the product is 1 lakh, which represents the amount that the customer would pay upon delivery for the same product sold, otherwise identical as a contract inception. The entity's cost of product is 80,000 and the contract includes implicit interest rate of 10%. That is interest rate that over 24 months discounts the promised consideration of 1,21,000. सिंपल सी बात है, 1 लाख की जगह अगर आप 2 साल बाद प्रॉमिस कंसिडरेशन पे करोगे तो वो 1,21,000 हो जाएगा to the cash selling price of 1 lakh. Analyze the above transaction with respect to its financing component. कुछ नहीं, इसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ जाएगा। तो पहले साल ईयर 0 जिस साल सेल हुई, फाइनेंशियल एसेट आपकी बुक्स में आ जाएगा। क्यों? क्या अभी आपने कंट्रोल तो ट्रांसफर कर दिया, क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ? आंसर इज नो। फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 10% से 10,000 रुपए। दूसरे साल के ईयर एंड पे पेमेंट होगा
तो जब पेमेंट होगा तब फाइनेंशियल एसेट आपकी बुक से हट जाएगा, डेटर्स हट जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल हट जाएंगे. ट्रेड रिसीवेबल इज नथिंग बट, हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था, इट इज अ फाइनेंशियल एसेट. यस और नो? हाँ. ईयर 2 का इंटरेस्ट, अब देखो अमाउंट कितना था 0 पर 1 लाख, ईयर एंड पर हो गया 1,10,000. अब ये 1,10,000 पे आपका 10% लगाओ तो 11,000 रुपए और इंटरेस्ट लगा. तो अब आपकी लाइबिलिटी कितनी होगी फाइनेंशियल एसेट पे? 1,21,000. 1 लाख तो एसेट प्लस 10,000 ईयर 1 का और 11,000 ईयर 2 का इंटरेस्ट, और फिर आप कैश बैंक से पेमेंट कर रहे हो. दैट्स इट. बस इस तरह से इसकी अकाउंटिंग होगी. एनालाइज करना था एवब ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल कंपोनेंट. तो ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट पीओरएल में जाएगा इंटरेस्ट के. इज दैट क्लियर? बस खटाखट से देखो अपने क्वेश्चंस खत्म हो गए. अब अपन आते हैं इलस्ट्रेशन 54. ये भी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों. Entity enters into a contract with a customer to sell product A, B and C in exchange for 10,000. The entity will satisfy the performance obligation for each of the products at different point in time. ठीक है. Different point in time का मतलब अलग अलग समय पे. ठीक है. The entity regularly sells product A separately or therefore standalone selling price is directly observable. The product standalone selling prices of B and C are not directly observable. क्यों? क्योंकि वो अलग से नहीं सेपरेटली उसको सेल नहीं करता है. भाई सिंपल सी बात है, आप किसी प्रोडक्ट को जनरली अलग से सोल्ड करते हो तो उसकी सेलिंग प्राइस अलग से दिखेगी. Up, because the standalone selling price of product B and C are not directly observable, the entity must estimate them. To estimate the standalone selling prices, the entity uses adjusted market assessment approach for product B and expected cost plus a margin approach for product C. Adjusted market approach for product B and expected cost plus margin approach for product C. याद करो मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बोला भी था एक जगह पे कि अपन इसको एलोकेशन वाले टाइम पे, हाँ ये देखो एलोकेशन वाले टाइम पर, ये एलोकेशन टाइम पे मैंने आपको बोला था ना 3 तरीके से आप ट्रांजैक्शन प्राइस को स्टैंडअलोन ट्रांजैक्शन प्राइस की जो है टोटल उसमें स्टैंडअलोन प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट निकाल सकते हो. यस और नो? यस. चलो क्या दिया है? इन मेकिंग दोज एस्टिमेट्स the entity maximizes the use of observable inputs. The entity estimates the standalone selling prices. Product A की दी है 5,000, B की दी है 2,500, C की दी है 7,500, टोटल है 15,000. डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल ये है मार्केट असेसमेंट अप्रोच, और ये एक्सपेक्टेड है कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन, मतलब जितनी कॉस्ट लगी प्लस उसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड किया तो ये आ गई. और ये क्या है? मार्केट में सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट की कितनी कीमत है. गॉट इट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर क्या दिया हुआ है? टोटल कंसिडरेशन दिया हुआ है 10,000 आपको मिलने वाले हैं. तो आप ए बी मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस तो दी है. ये स्टेप 4 का क्वेश्चन है. ठीक है. स्टेप 4 अलोकेशन. यस और नो? ए बी और सी में कैसे 10,000 को बांटोगे, बस ये वो उन्होंने पूछा. डिटरमाइन दी ट्रांजैक्शन प्राइस अलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट. स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, fixed consideration of transaction price in ratio of their standalone selling price 10,000 is 2:1:3. बांट दो, बस ये पूछा था उसने. खत्म. इलस्ट्रेशन 55 में आ जाते हैं. और मैंने आपको बोला था इसमें एक और चीज होती है रेसिडुअल अप्रोच. रेसिडुअल अप्रोच के बारे में ये क्वेश्चन दिया हुआ है. ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इलस्ट्रेशन 55 और स्टडी मटेरियल आ जाते हैं इस पे. एंटिटी, और ये लास्ट क्वेश्चन आई गेस आपका, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके उसका मॉड्यूल में सेकंड पार्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये जो अपने को डिस्कस करना है. एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर. ये वाला तो हो गया. ये वाला entity regularly sells products XYZ individually, thereby by establishing the standalone selling prices. Standalone selling price XYZ 50,000, 25,000, 45,000. Total क्या हो गया? 1,20,000. In addition, the entity regularly sells product Y and Z together. Usually product Y और Z together साथ में बेचे जाते हैं कितने रुपए में? 50,000 में. ओके. इसका मतलब जो X प्रोडक्ट है वो क्या है? वो अलग से बेचा जाता होगा. Yes or no? Allocating a discount to one or more of the performance obligation, the entity enters into contract with the customer to sell products X, Y and Z in exchange for 1 lakh rupees.
The entity will satisfy the performance obligation for each of the products at different points in time or product Y or Z at the same point of time. Determine the allocation transaction price to product Y and Z. केस नंबर ए के हिसाब से प्रोडक्ट Y and Z की एलोकेशन प्राइस बताओ। अगर ये तीनों इनने 1 लाख में बेच दिए। केस नंबर बी बोलता है रेसिडुअल अप्रोच इज एप्रोप्रिएट। रेसिडुअल अप्रोच क्या होगी वो अपन देखते हैं। और उसमें क्या बोला जा रहा है केस डी में, द एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with a customer to sell product X, Y and Z as described in case A, मतलब 1 लाख रुपए में ही। The contract also includes a promise to transfer product alpha. Total consideration in the contract is 1,30,000. टोटल कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन कितना हो गया? 1,30,000 में आप X, Y और Z तो बेच ही रहे थे, साथ ही साथ अल्फा नाम का एक प्रोडक्ट भी आप साथ में बेच रहे हो। The standalone selling price of the product alpha is highly variable because the entity sells product alpha to different customers for a broad range of amounts from 15,000 से 45,000. Determine the standalone selling price of the products X, Y, Z and alpha using the residual approach. ठीक है, आ जाते हैं पहले केस नंबर 1 पे। यहां पे आपके फिक्स कंसिडरेशन कितना देने वाले हो आप? ₹1 लाख आपको देना है, यस और नो। तो आप क्या कर रहे हो? Y और Z को साथ में बेचते हो। कितने पे बेचते हो? 50,000 पे। टोटल आपको कितना मिल रहा है? 1 लाख। तो प्रोडक्ट X का स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस कितना है? 50। हाँ, Y का 25, 45। ठीक है, स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइसेस ऑफ Y एंड Z 50,000। ये तो जीरो रहेगा, कुछ भी नहीं। अब आपको फिक्स कंसिडरेशन कितना मिला? 1 लाख रुपए। तो इसमें प्रोडक्ट X का कितना होगा? उसकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस पे ही आएगा भाई साहब। क्यों? वो जनरली अकेला ही बिकता है और वो कितने में बिकता है? 50,000 रुपए में। और Y और Z कुछ नहीं, उनकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में बटेगा। तो सर स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी? 50,000। तो 50,000 को आप 25:45 के रेशियो में बांट दोगे। ओके, मतलब ये जो 50,000 अमाउंट बचा, क्योंकि ये 50,000 तो X को डिनोट हो जाएगा ट्रांजैक्शन प्राइस में से, अब बचे कितने? 50,000। उन 50,000 को कहां पे क्या करना है? Y और Z में एलोकेट करना है। किस रेशियो में? 25 और 45 में। बस वही करना है। 17,857 और 32,143। नोट, if product Y and Z is not at same point of time, then division of rupees 50,000 is not required. अगर वो एक साथ नहीं बिकते तो फिर डिवीजन भी रिक्वायर्ड नहीं होता। Is that clear to you guys? Yes or no? ओके, थोड़ा सा 1 मिनट पानी पी लेते हैं, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस कंटिन्यू करते हैं। आते हैं केस नंबर बी में, रेसिडुअल अप्रोच। रेसिडुअल अप्रोच है तो ये याद रखना, आपका जो प्रोडक्ट अल्फा है और यहाँ पे आपकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस 50,000 है, X की और Y और Z की भी 50,000 है। अल्फा की अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन टोटल आपको कितना मिला? 1,30,000। अब 1,30,000 में मेरे भाई लोगों ये समझो, रेसिडुअल अप्रोच बोलती है, रेसिडुअल अप्रोच आपको ये बोलती है कि भाई साहब जितना आपके पास बचा है, ये देखो ट्रांजैक्शन प्राइस कितने की है? 1,30,000 की। कॉन्सिक्वेंटली द एप्लीकेशन ऑफ रेसिडुअल अप्रोच विल रिजल्ट इन स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस ऑफ 5,000 फॉर प्रोडक्ट ए अल्फा। 1 मिनट, ये तो लास्ट वाला आ गया। लास्ट वाला नहीं, अपने को सेकंड वाला देखना, सॉरी। सेकंड वाले में देखो 1,30,000 अपना है टोटल कंसिडरेशन। अब इसमें से ऑलरेडी 50 किसको जा रहा है? X को, क्योंकि X जनरली 50,000 में अकेला बिकता है। Y और Z साथ में बिकते हैं और वो कितने में बिकते हैं? 50,000 में। तो अल्फा जो कि रेंज क्या है उसकी? 15 से 45। तो जितना बैलेंसिंग फिगर है 1,30,000 में से 50 हटा दो इसके और 50 हटा दो इसके, तो बचा कितना सर? 30,000 बचा अपना। ये 30,000 किसकी हो जाएगी? अल्फा की हो जाएगी। और क्या है ये अल्फा 15 से 45,000 की रेंज में बिक रहा है? हाँ, और इसकी प्राइस हाईली वेरिएबल है, तो इसकी स्टैंडअलोन अवेलेबल नहीं थी। इसका मतलब रेसिडुअल अप्रोच मतलब ये जिस प्रोडक्ट की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है तो वो बैलेंसिंग फिगर के नाम पे बिकेगा, बस और कुछ नहीं है ना, सिंपली। अगर रेगुलर बैच में होते तो मैं और इसको एक्सप्लेन करता, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है। ठीक है, आते हैं केस नंबर सी। क्वेश्चन में केस नंबर सी क्या दिया है? Inappropriate residual approach. The same facts in case B apply to case C except the transaction price is 1,05,000 instead of 1,30,000. ट्रांजैक्शन प्राइस ही 1,05,000 है, जिसमें से 50,000 तो X को चला जाएगा और 50,000 Y और Z को। तो 5,000 जो बचा वो है बैलेंसिंग फिगर। लेकिन मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या यहाँ पर एंटिटी
15 से 45,000 के बीच में जो अल्फा को बेच पा रही थी वो बेच पाएगी क्या? नो। तो यहां रेसिडुअल अप्रोच इनअप्रोप्रिएट हो जाएगी। स्टिल हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, तो हम प्रोडक्ट अल्फा की क्या सेलिंग प्राइस रखेंगे? 5,000 रुपए। द एंटिटी कंक्लूड्स दैट ₹5,000 विल नॉट फेथफुली डिपिक्ट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एंटिटी एक्सपेक्ट्स। एंटिटी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, बिकॉज 5,000 डज नॉट अप्रोक्सीमेट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा विच रेंजेस फ्रॉम 15 से 45,000। ठीक है, तो ये देखो, ये 1,05,000, 5,000 एक्स को, YZ को 50,000 और 50,000 एक्स को, और 5,000 अल्फा को। गॉट इट? The entity cannot recognize the consideration of 5,000 for product alpha based on residual approach, which ranges from 15 to 45,000. However, entity should review its observable inputs data to assess the standalone selling price by using another method, and hence entity can allocate transaction price of this to X, Y, Z and alpha using another method as per 115. आप reassess करो अपनी standalone selling price को based on your inputs and data observables. okay, आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, इलस्ट्रेशन नंबर 65, अनइंस्टॉल। मतलब बेसिकली हम 5 स्टेप मॉडल खत्म कर देंगे और इसके बाद स्पेशल इश्यूज बचे हैं अपने। स्पेशल इश्यूज में हार्डली अपने को 20 मिनट और लगेगा। आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 65 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 65, 1 जनवरी 2011 एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट्स टू रेनोवेट अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू एलिवेटर। एलिवेटर समझते हो? बिल्डिंग बन रही है, उसमें एलिवेटर लगते हैं। क्या होता है वो? सीढ़ियां। हाँ, ऑटोमेटिक सीढ़ियां जो चलती। द एंटिटी एस्टिमेट्स द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांजैक्शन प्राइस है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 50 लाख। बेटा क्या है, मैंने ना 1 लाख रुपए से ज्यादा कभी देखे नहीं ना, तो मुझे पता नहीं रहता कितना अमाउंट है, तो इसलिए मेरे को गिनना पड़ता है कितने हैं। क्या अपन ने कोई चीज देखी नहीं तो अपने को पता कैसे चलेगी? सही बात है। हाँ, 50 लाख। एक्सपेक्टेड कॉस्ट एलिवेटर की कितनी है? 15। अदर कॉस्ट 25। टोटल कॉस्ट अलग से 40 लग गई, तो टोटल 50 का ट्रांजैक्शन प्राइस है, 40 के एक्सपेंसेस अलग से कॉस्ट है। एंटिटी परचेजेस द एलिवेटर्स एंड दे आर डिलीवर्ड टू द साइट 6 months before they will be installed. The entity uses an input method based on the cost to measure progress. Cost to measure progress towards the completion. The entity has incurred actual other cost of 5 lakh by 31st March 2011. 31st March 2011 को एंटिटी ये मान के चलती है कि भाई 5 लाख उसको अलग से इनकर हो जाएंगे। Yes or no? हाँ। How will the company recognize revenue if performance obligation is met over a period of time? Over a period of time में अगर performance obligation होगी तो फिर कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे रेवेन्यू को? तो नोट नंबर 1, एंटिटीज जॉब इज रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग नॉट सप्लाई ऑफ एलिवेटर। पहली चीज तो वी कैन से कॉस्ट ऑफ एलिवेटर इज रेवेन्यू फ्रॉम एलिवेटर्स। क्यों? क्योंकि आपका काम क्या सप्लाई करना है क्या उसका? नहीं, आपका काम है रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग। रेनोवेशन के दौरान आपको एलिवेटर लगाने पड़ रहे हैं, तो आप एक तरह से मान के चलो कि आपका काम तो है नहीं एलिवेटर लगाना, तो आप एलिवेटर अगर कहीं से लाओगे तो खरीद के लाओगे ना, और वो जो एलिवेटर खरीदने की कॉस्ट लगेगी और वो खरीद के लाने के बाद आप यहाँ बिल्डिंग में इंस्टॉल करोगे, तो वो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आपको लगी वो कॉस्ट आप किससे रिकवर करोगे? सर ऑब्वियसली जिसके यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। यस और नो? तो एक तरह से वो कॉस्ट ऑफ एलिवेटर आपके लिए रेवेन्यू फ्रॉम एलिवेटर हो जाएगा। हाँ, अरे सीधी सी बात है ना, आपका काम ही क्या है? आपका काम है बिल्डिंग बनाना। आप बिल्डिंग में एलिवेटर लगना है, एलिवेटर बनाना थोड़ी आपका काम है लगाना। तो आप एलिवेटर खरीद के लाओगे और जितने का खरीद के लाओगे उतनी कॉस्ट रिकवर भी तो करोगे। यस और नो? यस। एक्चुअल कॉस्ट कितनी इनकर हुई? 5 लाख। एस्टिमेटेड कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? 25 लाख। द एंटिटी हैज इनकर्ड एक्चुअल अदर कॉस्ट ऑफ 5 lakhs और एंटिटी ने कितनी एक्सपेक्ट करके रखी? 25। तो 5 डिवाइड बाई 25, डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा 20%। 20% आ गया। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 50 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम एलिवेटर कितना है? हटा दो, क्योंकि ये तो आपके रेवेन्यू रिकॉग्निशन इंड एस 115 के हिसाब से आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका काम थोड़ी है आपके पास। हाँ, तो 35 लाख। और अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, एलिवेटर के लिए आप अलग से 15 लाख रिकॉग्नाइज करोगे। वो आपने खर्चा करे 15 लाख और आपके पास सामने वाले के यहां से भी 15 लाख है, तो उसको अलग से आप रिकॉग्नाइज करोगे। हाँ, और रेनोवेशन के लिए 35 लाख जो आया उसका 20% डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से, तो 22 lakhs। इसके अलावा इस क्वेश्चन में ये चीज पूछी नहीं थी, तो मैंने
भले ही रेगुलर क्लास में करा दिया, आप चाहो तो देख सकते हो कि भाई कॉस्ट रिकॉग्नाइज कितना है, प्रॉफिट कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना होगा, बैलेंस ड्यू रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर कितना होगा, वगैरह वगैरह। स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल में क्या दिखेगा, बैलेंस शीट में क्या दिखेगा। तो मैंने ये लिखा, इसको बोलते हैं गिफ्ट, मतलब ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट मैंने सॉल्व करा दिया। सिंपल सी बात थी, 50 लाख का था, 15 लाख हटा दिए, 35 लाख आपकी एस्टिमेटेड रेवेन्यू हो रही है। उस रेवेन्यू का डिग्री ऑफ कंप्लीशन से निकाल दोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा रेनोवेशन के बेसिस पे। कॉस्ट रिकॉग्नाइज कितनी होगी, 15 लाख एलिवेटर की, और रेनोवेशन के लिए 25 लाख इंटू 20%, 5 तो 20 लाख हो जाएगी। प्रॉफिट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आपने 7 लाख का किया और कॉस्ट रिकॉग्नाइज आपकी 5 लाख हुई तो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। और ऑब्लिगेशन एलिवेटर में 15 0, वहां तो कुछ कमाओगे नहीं आप। WIP कितनी होगी, 5 लाख कॉस्ट रिकॉग्नाइज हुई, 5 लाख आपने कॉस्ट इनकर कर दी। उसके बाद बैलेंस ड्यू रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, 7 लाख रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ, पेमेंट कुछ रिसीव हुआ क्या, नहीं हुआ, तो टोटल 22 लाख ड्यू है 15 लाख में से। हाँ सर, कुछ मिलना था क्या इस क्वेश्चन में, सामने वाले ने अपने को कुछ पेमेंट नहीं किया तो सब कुछ जीरो। बैलेंस ड्यू इतना आ गया। पीओरएल में कितना दिखाओगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 22 लाख, कॉस्ट ऑन रेनोवेशन 20 लाख, बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल 22 लाख के दिख जाएंगे, दैट्स इट। अब आ जाते हैं अपन थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज नथिंग बट आवर रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट मतलब रीपर्चेज एग्रीमेंट इज contract in which entity sells an asset and also promises or has the option either in the same contract or in another contract to repurchase the asset. The repurchased asset may be the asset that was originally sold to the customer and an asset that is substantially same. अब जब आप क्या हो रहा है कि यहाँ पे एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई पहले वो सामने वाले को प्रोडक्ट बेचती है, एसेट बेच देती है और उसको प्रॉमिस करती है कि हम विद द ऑप्शन, और उसको प्रॉमिस करेगी या फिर एक ऑप्शन रखेगी कि या तो हम सेम कॉन्ट्रैक्ट में या एक अलग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपसे ये एसेट खरीद लेंगे या फिर इसके जैसी कोई दूसरी सिमिलर एसेट खरीद लेंगे या कोई अदर एसेट खरीद लेंगे जो इसका कंपोनेंट ही होगी एक तरह से। ये मैंने इसमें समझाया, या तो आपको सेम एसेट, सब्सटेंशियली द सेम, या अनदर एसेट। ठीक है, HD लिमिटेड और हर्ष के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, हाँ। रीपर्चेस एग्रीमेंट्स जनरली कम्स इन 3 फॉर्म्स। अब अपन देखो, अगर मैं आपको ओवरव्यू वाला चैप्टर का जो चार्ट है अपना ये रहा, तो ये पूरा पढ़ चुके, पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके, पार्ट 3 में अपन रीपर्चेस में, फिर प्रिंसिपल एजेंट, फिर बिल लोडिंग, इन सब पे आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, आ जाते हैं अपन नीचे। हाँ, अब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ कि आपको सामने वाले से रीपर्चेस करना ही है, तो एक तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कंपलसरी अरेंजमेंट हो गया। दूसरा होता है ऑप्शन विद द सेलर, सामने वाले के पास है ऑप्शन, एंटिटीज राइट टू रीपर्चेस द एसेट, मतलब एंटिटी HD लिमिटेड, भाई अपन एग्जांपल जो लिया ना HD लिमिटेड और हर्ष के बीच में, तो मान लो यहां पे किसके पास है एसेट परचेज कर, मतलब एसेट बेचने का राइट किसके पास है, एसेट बेचने का राइट कस्टमर के पास होगा, यस, हर्ष के पास। और अपने एग्जांपल में एंटिटी कौन है, HD लिमिटेड, तो HD लिमिटेड हैज ऑब्लिगेशन, सामने वाले के पास राइट है तो अपने पास ऑब्लिगेशन हुआ, हाँ, तो ये हो जाएगा कंपलसरी अरेंजमेंट HD लिमिटेड के लिए। हाँ, अब HD लिमिटेड के पास, कंपनी के पास ही, दूसरा तरीका क्या है, कंपनी के पास ही राइट है टू रिपर्चेज द एसेट, तो एक तरह से बोल सकते हैं ना ऑप्शन, यस और नो, तो इसको बोलेंगे अपन कॉल ऑप्शन। और तीसरा पुट ऑप्शन। सर पुट ऑप्शन क्या, एंटिटीज ऑब्लिगेशन टू रिपर्चेज द एसेट एट द कस्टमर रिक्वेस्ट, ऑप्शन विद द बायर, पुट ऑप्शन। अब देखना, एक तो है कंपलसरी अरेंजमेंट कि भाई सामने वाले मतलब एंटिटी को खरीदना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो देखो ए सोल्ड फॉर ₹10 टू बी एन एसेट रीपर्चेज आफ्टर 1 ईयर फॉर 11, तो एंटिटी क्या, एंट्री क्या होगी, ए की बुक्स में ए ने पहले बेचा था और वापस से रीपर्चेज किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्यों बुक करी, भाई बाद में रीपर्चेज भी तो कर रहे हो, और कितने से इंटरेस्ट लिया, 1 से, इट इज नथिंग बट ए लोन अरेंजमेंट, कंपलसरी अरेंजमेंट, इसको अपन लोन अरेंजमेंट बोलेंगे या कंपलसरी अरेंजमेंट बोलेंगे। गॉट इट। आ जाओ ऑप्शन विद द सेलर, जिसको अपन बोलते हैं कॉल ऑप्शन। यहां पे HD लिमिटेड एंटिटी के पास है राइट टू रिपर्चेज द एसेट, तो रेफर करना है अपने को इलस्ट्रेशन 66। इलस्ट्रेशन 66 क्या बोलता है, एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर for the sale of a tangible asset on 1st January for 1 million. The contract includes call option. Call option मतलब right to repurchase the asset at 1.1. तो पहले क्या आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और P&L डेबिट टू डेफर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट।
डेफर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट फाइनेंशियल लायबिलिटी बेसिकली। अब रीपर्चेज अगर एंटिटी ने किया तो एंट्री क्या आएगी, डेफर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू कैश बैंक 11, और अगर नहीं किया तो टू सेल्स। एक तरह से मान लिया जाएगा कि सेल्स है, सामने वाले ने नहीं खरीदा तब आप सेल्स मानोगे, और अगर वापस से रीपर्चेज कर लिया तो एक तरह से ये लोन अरेंजमेंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ पड़ा होगा थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है जैसे हम क्वेश्चन में ये सब ऑप्शन नाम देखते हैं ना, अपना दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ये बहुत समस्या है अपने साथ। HD लिमिटेड, थर्ड वाला क्या है, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मतलब HD लिमिटेड हैज ऑब्लिगेशन टू रीपर्चेज एट द रिक्वेस्ट ऑफ हर्ष, दैट इज द कस्टमर। रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 67। ये देखो मैंने यहां क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया है। इलस्ट्रेशन 67 में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर फॉर सेल ऑफ अ टेंजिबल एसेट ऑन 1st जनवरी फॉर हाउ मच, 10 lakhs. The contract includes a put option that gives the customer right to sell the asset for rupees 9 lakh on or before 31st December. The market price is 7,50,000. तो कैश बैंक पहले तो जब एसेट बेचा, मतलब पहले एंटिटी ने एसेट बेचा होगा, तो बुक्स में क्या आएगी एंट्री, डेफर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेफर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू PRL 1 रुपए से। अब वापस से रीपर्चेज किया तो रीपर्चेज आप कैसे करोगे, सामने वाली कितने में बेच रहा है तो 9 लाख पे बेच रहा है, 9 लाख पे खरीद लोगे। अगर नहीं परचेज किया उसकी रिक्वेस्ट पे तो क्या आ जाएगा, 9 लाख पे सेल्स वो बुक कर देगा सामने वाला। गॉट इट? यस। आते हैं स्पेशल इशू नंबर 2 पर। स्पेशल इशू नंबर 2 पर, ये नवंबर 23 पे इस पे क्वेश्चन भी था इस पे। प्रिंसिपल कौन होता है, जो सेल करता है, और एजेंट कौन होती है, एंटिटी, दैट इज द कंपनी। और सेल्स कब होती है, जब कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, यस और नो। द डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द एंटिटी इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल और एन एजेंट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू द एंटिटी रिकॉग्नाइजेस, दैट इज इफ व्हेन द एंटिटी इज प्रिंसिपल इन द अरेंजमेंट द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द ग्रॉस अमाउंट टू विच द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी रियलाइज्ड। और यहां पे क्या होता है, when the entity is acting as an agent, the revenue recognized is the net amount. Net amount, that is the amount entity is entitled to retain in return for its services under the contract. Basically अगर मैं एक एजेंट हूं और मैं किसी दूसरी कंपनी के बिहाफ पे प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं, तो ये मान के चलना मैं अपना जो मुझे कमीशन मिलेगा सेल का वो मेरे लिए नेट अमाउंट होगा। और अगर मैं प्रिंसिपल हुआ तो भैया जितने पे सेल हुआ वो पूरा मेरे लिए रेवेन्यू होगा ना। अरे यस और नो? आंसर इज यस। ओके, आंसर इज यस। ओके, चलो तो अपन देखते हैं क्वेश्चन सिमिलर टू नवंबर 23 क्वेश्चन। एन एंटिटी नेगोशिएट्स विद द मेजर एयरलाइंस टू परचेज द टिकट एट रिड्यूस्ड रेट्स कंपेयर्ड विद द प्राइस ऑफ द टिकट्स डायरेक्टली सोल्ड एट द by the airlines to the public. Entity agrees to buy a specific number of tickets and will pay for those tickets even if it is not able to resell them. Reduced rates for each ticket is negotiated and agreed in advance. Entity determines the price at which the airline tickets will be sold to its customer. The entity determines the prices at which the airline tickets will be sold to its customer. The entity sells the ticket and collects the consideration from the customers when the tickets are sold. Therefore, there is no credit risk. Also, the entity also assists the customers in resolving complaints with the services provided by the airlines. However, each airline is responsible for fulfilling the obligation associated with the ticket, including remedies to a customer for dissatisfaction over the service. Determine whether the entity is principal or agent. First, mention indicators to be the principal as per 115, then conclude. तो पहले आपको क्या करना है, ये इंडिकेटर्स कर दो। इंडिकेटर्स क्या है, सामने वाली एंटिटी प्रिंसिपल है, उसके 3 इंडिकेटर होते हैं। या तो एंटिटी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दिस टिपिकली इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज। सामने वाला अगर एंटिटी प्रिंसिपल है तो इन्वेंट्री रिस्क भी उसी का है, हैज इन्वेंट्री रिस्क बिफोर द स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कस्टमर और आफ्टर ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ द कस्टमर। द एंटिटी हैज डिस्क्रिशन इन एस्टैब्लिशिंग द प्राइसेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पे देखो प्राइसेस के बेसिस पे भी देखो तो यहां पे कौन दे रहा है, क्रेडिट रिस्क भी कुछ भी नहीं है, क्रेडिट रिस्क भी कुछ नहीं है। लेकिन क्या इंडिकेटर्स, द एंटिटी कंक्लूड्स दैट इट कंट्रोल्स द टिकट। टिकट्स तो इसी के हाथ पे है ना,
जब आपके हाथ में टिकट्स का है तो आप कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहे हो कि आप प्रिंसिपल हो. हाँ, the entity concludes that it is a principal in the transaction and recognizes revenue in the gross amount of the consideration in which it is entitled in exchange for tickets transferred. Overall इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि भाई साहब एंटिटी, हमें जब भी प्रिंसिपल और एजेंट का क्वेश्चन आए तो अपने को ये तीन इंडिकेटर्स याद रखने के हैं. या तो एंटिटी के पास डिस्क्रिशन इन एस्टैब्लिशिंग द प्राइस फॉर द गुड्स और सर्विसेज, या रिस्पॉन्सिबल है फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, या इन्वेंट्री रिस्क भी उसमें से कुछ हो उसके पास. अब यहां पे टिकट्स की प्राइस उसी के हाथ में आ गई, एंटिटी के हाथ में, तो कैन आई सी ही इज अ प्रिंसिपल. और जब वो प्रिंसिपल है तो ग्रॉस अमाउंट जो कलेक्ट हो रहा है वो उसके लिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, उतने पे ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा वो. बस. तो अपने को क्वेश्चन में क्या लिखना है, पहले ये तीन इंडिकेटर्स लिखने थे और साथ में क्या करना था, ये कंक्लूजन देना था. बस. सेम क्वेश्चन नंबर 27 है, आप देख सकते हैं इसको. अब आते हैं स्पेशल इशू नंबर 3, 4 एंड 5. एक होता है वारंटी सेल्स, एक होता है अपना बिल एंड होल्ड, और एक होता है अपना कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट. वारंटी सेल्स क्या होती है, अगर वारंटी सेल्स वाला केस है, सेपरेटली वारंटी किसी चीज की है तो कैश बैंक टू वारंटी. वारंटी आप जब आपने सेल किया प्रोडक्ट को तो उस टाइम पे वारंटी पे आप रिकॉग्नाइज करो और बाद में कैश बैंक डेबिट टू वारंटी. उसके सामने, वारंटी के सामने उसका अमाउंट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में रिकॉग्नाइज करो. से अलग से सेपरेटली है तो, लेकिन अगर सेल प्लस वारंटी है तो मान लो 10,500 है, मतलब 15,000 रुपए में आपको एसी भी मिल रहा है और उसकी 2 साल की वारंटी भी मिल रही है. वो जो 2 साल की वारंटी है बाबू, वो फ्री नहीं है, वो 15,000 में कहीं ना कहीं इंक्लूड है. और इस 15,000 में आप ट्रांजैक्शन प्राइस, जैसे अपन ने वो डिस्काउंट और गुड्स के रेशियो में अपन ने स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, वैसे ही यहाँ पे सेल्स और वारंटी को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. नहीं गिवन है तो कितने पे, जनरली जो इंडिकेटर्स हैं एंटिटी के एस्टिमेशन है उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो. और टोटल कैश बैंक, मतलब ये तो ट्रांजैक्शन प्राइस हुई, सेल्स के आगे क्या आएगा, वारंटी के आगे क्या आएगा, ये आएगा. बस. ये बहुत सिंपल चीज है, इस पे क्वेश्चन आना बहुत रेयर है, बट ये आपको मालूम होना चाहिए कि सेपरेटली है तो अलग एंट्री पास होगी और सेल्स के साथ है तो फिर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में होगा. बिल एंड होल्ड में क्या होता है कि गुड्स आर सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड एंड हेल्ड एट बायर्स रिस्क, देन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एट पॉइंट ऑफ रेजिंग द बिल. मतलब ऐसा केस जहां पे आपने सामने वाले को गुड्स भेज तो दिए, लेकिन अभी आपके पास बीइंग द आपके जो आपने बेच दिए तो आप हुए सेलर और आपके यहां पे रखे हुए हैं गुड्स, लेकिन स्टिल सामने वाला बायर रिकॉग्नाइज, आप अपना रिकॉग्नाइज कर लो रेवेन्यू. क्यों? क्योंकि सामने वाले बायर की रिक्वेस्ट पे आपने उसके गुड्स को अपने यहां पे रखा हुआ है, और वो उसी टाइम पे, किस टाइम पे, जब आपने बिल रेज कर दिया. यस और नो? यस. कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट को एक तरह से मान के चलना है ट्रीटेड एज वन कॉन्ट्रैक्ट. कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट बना देना, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट मानना. टू इंटररिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट विद सेम पार्टी और रिलेटेड पार्टी एट द सेम टाइम, प्लस एनी वन कंडीशन. कौन सी 3 कंडीशन? या तो निगोशिएटेड टुगेदर विद द सिंगल कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट, या फिर प्राइस ऑफ वन डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ अनदर, या गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रॉमिस्ड अंडर वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. गुड्स और सर्विस जो आप देख रहे हो ट्रांजैक्शन में वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, या फिर एक की प्राइस दूसरे पे डिपेंडेबल है, या फिर निगोशिएटेड एक साथ होती है विद अ सिंगल कॉमर्शियल. अगर ये चीज है तो इसको अपन क्या मान लेंगे, कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे, मतलब इसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे. इससे रिलेटेड आप अगर देखोगे तो इलस्ट्रेशन 4 और 5 है, आप इसको पढ़ो अगर. तो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एयरप्लेन्स फॉर द एयरफोर्स नेगोशिएट्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर न्यू फाइटर प्लेन्स फॉर कश्मीर एयरबेस. एट द सेम मीटिंग द मैन्युफैक्चरर्स एंटर्स इनटू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई पार्ट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्लेन्स एट अदर बेसिस. वुड दीज बी कंबाइंड? तो भैया ये तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ही हो गए ना, खुद ही बोल दिया उन्होंने. क्या एग्जिस्टिंग वाला और नए वाले एक दूसरे से डिपेंडेंट है? नहीं. क्या इनकी प्राइस एक दूसरे से निगोशिएटेड है? नहीं. ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? नो. तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉट अ सिंगल परफॉर्मेंस. देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ फाइटर प्लेन्स एंड सप्लाई ऑफ पार्ट्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड एट सिंगल. ऐसे 3 एग्जांपल्स हैं, आप इनको रीड करोगे, सिर्फ ये ग्रीन वाला भी रीड करोगे तो हो जाएगा. इलस्ट्रेशन 5 और 6. ओके. आते हैं स्पेशल इशू नंबर 6 पर. और सबसे इंपॉर्टेंट देखो इसमें लास्ट में बच रहा है इलस्ट्रेशन नंबर, स्पेशल इशू नंबर 6 के बाद 7 के बाद कंस्ट्रक्शन वाला, कंस्ट्रक्शन और लॉयल्टी बेस्ड पॉइंट वाला, उसको अपन जरूर थोड़ा सा टाइम लेके देखेंगे. बस बाकी तो अगर आप देखते चलोगे तो भी चलेगा.
सिक्स्थ वाला क्या था, सेल विथ राइट टू रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो डेटर्स टू सेल्स टू लायबिलिटी। अब आपको मालूम है कि सामने वाला रिटर्न भी कर सकता है, आप कुछ परसेंटेज अलाउ करते हो, और या फिर आप जो सेल करते हो उसमें से कुछ परसेंटेज आपको मालूम है कि सेल्स रिटर्न होती ही है आपकी, तो वो आप एस्टिमेटेड बेसिस पे उसे शुरुआत से ही लायबिलिटी मान के चलो। मान लो आप 100 रुपए का गुड्स बेचते हो, आपको मालूम है कि 3% रिटर्न होता ही होता है, तो आप सेल्स 100 रुपए की नहीं रिकॉर्ड करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे 97 रुपीज की सेल। 100 रुपए का रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है 97 रुपीज का क्या, सेल्स, और 3 रुपए की लायबिलिटी, और 100 रुपए आपके पास आए जिसमें से 3 आपको रिफंड करने पड़ेंगे, तो ये जो 3 है ये लायबिलिटी होगी आपकी। और स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट टू स्टॉक, ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये आएगा कौन से वाले में, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है, एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू सेल 10 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर 100 per unit. The customer has a right to return the product, but if it does so, it will be charged at 3% restocking fee or 3 rupees per unit. The entity estimates that 10% of the sold units will be returned. Upon transfer of the control of the 10 units, the entity will recognize revenue of 903. बेसिकली 3 रुपए, 900 रुपए प्लस 3 रुपए, मतलब ये मान के चलो 97 रुपीज की लायबिलिटी हो जाएगी, और 1 रुपए का क्या, 1 रुपए विल बी रिटर्न। मतलब ये देखो, आपको मैंने सिंपल भाषा में बोलूं तो 10 यूनिट्स आप बेच रहे हो, 10 में से 9 की तो सेल हो रही है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 यूनिट रिटर्न हो रहा है, और वो रिटर्न के टाइम पे 3 रुपए आपका लग रहा है, तो 1 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से तो आप कितना करोगे, 10 यूनिट हैं आपके, और 100 रुपए के हिसाब से आप बेच रहे हो, तो टोटल आप सेल कितने की कर रहे हो, 1000 रुपए की, यस और नो, जिसमें से 9 इंटू 100, 900 की तो आप सेल्स रिकॉर्ड करोगे, 3 रुपए रिफंड करने के लिए अलग से, तो 100 रुपए आपका कितना लग जाएगा, एंट्री ये वाली हो जाएगी बेटा। ये बैलेंसिंग फिगर देखो, 1000 और 3 रुपए रीस्टॉकिंग फीस, तो 903 रुपए, और 97 रुपीज का क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 3 रुपए आपको हर यूनिट पे लग रहे हैं, यस और नो। राइट ऑफ रिटर्न, एंटिटी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें फालतू की चीजें बीच में डली हुई थी, इसको इसलिए मैंने कट किया था। बस सिंपल इतना याद रखना है। देखो एक बार वापस से एग्जाम्पल 4, ठीक है, एग्जाम्पल 4 में क्या हो रहा है, 10 यूनिट आप बेच रहे हो, ठीक है, 100 रुपए पर यूनिट पे, और 3 रुपए रिटर्न, जब आप कोई रिटर्न करता है तो 3 रुपए अलग से कॉस्ट लग जाती है। तो बेसिकली अगर 10 में से क्या हो रहा है, और एंटिटी एस्टिमेट्स 10% ऑफ द यूनिट सोल्ड विल बी रिटर्न, तो 10 में से 1 यूनिट रिटर्न होगा, बाकी 9 सेल होंगे, तो 9 इंटू 100, 900 का तो ये हो गया, और जब जब रिटर्न होगा तो 3 रुपए की कॉस्ट अलग से लगेगी, तो 900 प्लस 3, 903 रुपए आप सेल्स रिकॉर्ड करोगे, और 1000 का अमाउंट रिसीव हुआ, तो बैलेंसिंग फिगर 97 है, वो क्या है, लायबिलिटी है जो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। गॉट इट, यस। आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 34 पर। एन एंटिटी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद 1000 कस्टमर्स, ईच कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स द सेल ऑफ 1 प्रोडक्ट फॉर 50, और 1000 टोटल प्रोडक्ट्स हैं 50, तो 50,000 टोटल कंसिडरेशन हो जाएगा। कैश रिसीव व्हेन द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफर, द एंटिटी कस्टमर बिजनेस प्रैक्टिस इज टू अलाउ कस्टमर टू रिटर्न एनी अनयूज्ड प्रोडक्ट विद इन 30 days and receive a full refund. The entity's cost of each product is 30. Using the expected value method, the entity estimates that 970 products will not be returned. मतलब 30 प्रोडक्ट्स रिटर्न होंगे और 970 प्रोडक्ट्स रिटर्न नहीं होंगे, ऐसा एस्टिमेशन है। The entity estimates that the cost of recovering the products will be immaterial and expects that the return products can be resold at a profit. Okay. Determine the amount of revenue, refund liability and assets to be recognized. सीधी सी बात है, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने पे आएंगे, 1000 इंटू 50 रुपए, और 970 इंटू 50 क्या हो जाएगी आपकी सेल्स, और लायबिलिटी कितनी हो जाएगी 30 इंटू 50। अरे यस और नो, 30 प्रोडक्ट रिटर्न होंगे और 50 रुपए का एक प्रोडक्ट। और स्टॉक विद द कस्टमर कितना है, स्टॉक विद द कस्टमर 30 इंटू 30, 900। क्यों, वो थोड़ी सेल पे रिकॉग्नाइज करेगा, टू स्टॉक, तो आपका एक क्लोजिंग स्टॉक अलग से होगा। बस आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बस ये बताया था, डिग्री ऑफ कंप्लीशन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, रेवेन्यू उसके अलावा कॉस्ट समझ लेते हैं। इसमें 4 चीजें समझनी होती है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक होता है कॉस्ट, कॉस्ट फॉर ऑब्टेनिंग और फॉर फुलफिलिंग बोथ शुड बी कैपिटलाइज, दैट इज चार्ज टू रेवेन्यू।
कंस्ट्रक्शन में बेसिकली, या तो लग गई या लगने वाली है। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बट अ कॉन्ट्रैक्ट मे और मे नॉट बी ऑब्टेन्ड, सच एक्सपेंसेस आर नॉट कैपिटलाइज, मतलब ये रेवेन्यू में नहीं आएंगे। गॉट इट। रेवेन्यू कैसे आप रिकॉर्ड करोगे, तो उसके लिए इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस एनी वेरिएबल कंसिडरेशन प्लस एनी इंसेंटिव प्लस एनी एस्केलेशन क्लेम्स प्लस एनी अदर क्लेम लेस पेनल्टी, तो ये जो टोटल आएगा इट इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। गॉट इट। हाँ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन स्टेप नंबर 5 व्हेन वी डिस्कस्ड हाउ वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू, ऊपर कल वाले लेक्चर में लास्ट में अपन ने डिस्कस किया था। और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट कैसे आएगा, जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज है उसमें से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लेस कर दो, या फिर जितनी रेवेन्यू है उसमें से टोटल कॉस्ट लेस कर दो, और जो लॉस है उसमें से अर्लियर लॉस भी रिकॉग्नाइज लॉस कर दो, तो जो बचेगा वो। और एक सिचुएशन ऐसी ही हो सकती है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अप टू कॉस्ट इनकर्ड और कॉस्ट तो जीरो आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था, रीड बाय योरसेल्फ है, मतलब नवंबर 23 में, कि ये कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं और इसमें दिया हुआ है कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा, कैपिटलाइज होगा या पीओआरएल में खर्चा बुक होगा, तो ये आपको पढ़ लेना है। ये आप पढ़ोगे, बहुत आसान चीजें हैं, जैसे कमीशन पेड टू सेल्स मैनेजर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्टेन्ड, कमीशन आप पे कर रहे हो सेल्स मैनेजर को, किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द सेल्स मैनेजर लोकल एम्प्लॉइज। अब वो आपके लिए काम लेके आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके रिलेटेड तो कैपिटलाइज करोगे खर्चा। बोनस बेस्ड ऑन द क्वार्टरली सेल्स टारगेट को इंक्रीज करने के लिए भाई, तो फिर तो यार ये सेल्स से रिलेटेड वाली चीज है तो कैपिटलाइज होगी। जितने सेल्स से रिलेटेड, जिससे आपकी सेल्स हो रही है, एक्चुअल में सेल्स हो रही है, वो सारे ट्रांजेक्शन्स कैपिटलाइज होंगे, बाकी के सारे ट्रांजेक्शन खर्चे होंगे। जैसे सैलरी फॉर सेल्स पीपल वर्किंग एक्सक्लूसिवली ऑन ऑब्टेनिंग न्यू क्लाइंट्स, ऑब्टेनिंग न्यू क्लाइंट, क्या इससे सेल जनरेट हो रही है, क्या हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, एक्सपेंस। लीगल फी फॉर ड्राफ्टिंग, अगर वो सेल नहीं भी जनरेट करेगा तो भी ये खर्चा तो करना पड़ेगा ना, इसलिए। लीगल फीस फॉर ड्राफ्टिंग टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट फॉर पार्टीज टू अप्रूव एंड साइन, मान लो डिसअप्रूव हुआ तो भी ये खर्चा लगेगा ही लगेगा। हाँ, इस तरह से। ट्रेवलिंग एक्सपेंस फॉर पिचिंग अ न्यू क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंस, कमीशन। ये आ गया था क्वेश्चन, बताओ, अपन पूरा इंडिया 115 इतना बड़ा पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन आ गया, बताओ। ठीक है, अब एक चीज दी हुई, कस्टमर आउटसोर्सेज इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर, टर्म है 5 years प्लस 1 year रिन्यूअल, एवरेज कस्टमर रिलेशनशिप 4 साल है, 4 लाख का स्पेंड एंटिटी कर रही है डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग में। डिजाइनिंग सर्विसेज 50,000 की, हार्डवेयर है 1,40,000, सॉफ्टवेयर है 1 लाख, माइग्रेशन एंड टेस्टिंग है 1,10,000, टोटल 4 लाख। हाउ सच कॉस्ट बी ट्रीटेड, तो डिजाइन सर्विस अमोर्टाइज होगी 7 सालों तक, क्यों, डिजाइनिंग की है, ये आपके काम आएगी, आपका ब्रांड को दिखाएगी। हार्डवेयर है तो वो पीपी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर है पीपीएस पर 16, ठीक है, सॉफ्टवेयर है तो क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल एज पर 38। माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डेटा तो अमोर्टाइज होगी 7 साल तक। गॉट इट। हाँ, इसके बाद आते हैं सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट्स पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। सर्विस लेवल कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ टोल रोड्स, अर्लियर नोन एज टोल रोड्स, गाइडेंस नोट्स वेयर गिवन ऑन इट। तो अगर यहां पे याद रखना, इन डेज रेवेन्यू इन कैश इज फ्रॉम गवर्नमेंट, दैट इज फाइनेंशियल असेट है, तो इसको अपन मानेंगे कॉस्ट ऑफ, मतलब ये मान के चलना, क्वेश्चन पढ़ते से ही आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सामने वाला टोल है या सिर्फ रोड है। मतलब आपको जो सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट है, इसमें आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको ये पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ते से ही कि ये जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटिंग टू व्हाट, फाइनेंशियल असेट और इंटेंजिबल असेट। सर ये फाइनेंशियल असेट हुआ तो फिर अपने को अलग ट्रीटमेंट करना है, और इंटेंजिबल असेट हुआ तो इसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। बस इसमें इससे रिलेटेड क्या है, कुछ एंट्रीज हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ तो P&L टू कैश बैंक, P&L टू कैश बैंक। फेयर वैल्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, और यहां हो जाएगा इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। क्यों, क्योंकि यहां पे आप टोल टैक्स वसूल कर रहे हो तो उसके लिए टोल नॉक्स बनाने पड़ते हैं, यस और नो, तो ये इंटेंजिबल असेट, ये सालों साल यूज होगा, अमोर्टाइज होगा। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल असेट, तो ये तो 109 के हिसाब से रेवेन्यू में बुक हो जाएगा। इंक्रीज हुआ कुछ उस पे फाइनेंशियल असेट में, ये आपने रोड बनाया मान लो तो इसको अपन रोड को बोलेंगे फाइनेंशियल असेट, और टोल नाका बनाया अपन ने
तो उसको बोलेंगे इंटेंजिबल असेट, वो सारी कॉस्ट इंटेंजिबल पे जाएगी, इसके लिए अलग से दिया हुआ है सारी चीजें। इससे रिलेटेड एक है इलस्ट्रेशन नंबर 75 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, ये एग्जाम में भी 2 बार आ चुका है, इसको अपन फटाफट से देख लेते हैं। पहले इससे रिलेटेड एंट्री समझ लेते हैं। फाइनेंशियल एसेट में कुछ अगर इंटरेस्ट लगा तो उसको भी फाइनेंशियल एसेट से डेबिट कर दोगे, इंक्रीज हुआ तो भी फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू रेवेन्यू। कैश प्रॉमिस्ड बाय गवर्नमेंट लेस कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जो डिफरेंस आया वो इंक्रीज होगा। कैश रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, कैश बैंक टू फाइनेंशियल एसेट। कैश कलेक्टेड एज टोल टैक्स, कैश बैंक टू रेवेन्यू। amortize intangible, P&L to intangible asset, only place in entire Ind AS जहां intangible asset getting amortized over revenue generation, जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, मतलब टोल कलेक्शन जितना हुआ, जो आपने टोल नाका बनाया उस टोल नाके पे टोल कलेक्शन होगा, और जितना कलेक्शन हुआ उसको अपन बोलेंगे रेवेन्यू, और उस बेसिस पर अपन उस टोल नाके पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसको क्या करते जाएंगे, अमोर्टाइज करते जाएंगे बस। बाकी पूरे इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सेल्स के बेसिस पे अपन किसी इंटेंजिबल को अमोर्टाइज कर रहे हैं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 75 बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान, फटाफट से देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। चलिए, A Limited is in the business of infrastructure and has 2 division, toll roads and wind power. Toll roads बना रहा है। The brief is Bhilwara Jabalpur project, toll project. The company has commenced the construction of project in the current year. Under this, total expenses 50 crores. This under IGAP, the company has recorded such expense as intangible asset in it the books of accounts. Brief details of the concession agreement is, भाई देखो इसको वो खुद ही इंटेंजिबल बोल रहा है, जब वो इंटेंजिबल बोल रहा है तो अपने को किसके हिसाब से करना है, इंटेंजिबल वाले बेसिस पे अकाउंटिंग करनी है। टोटल एक्सपेंस 100 करोड़ है, फेयर वैल्यू कंस्ट्रक्शन 100 करोड़ है, टोटल कैश फ्लो गारंटीड बाय गवर्नमेंट 200 करोड़ है, फाइनेंस रेवेन्यू 15 करोड़ है, अदर इनकम रिलेट्स टू सर्विस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन फेज, ठीक है। और एक है कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस वे, आप एक बना रहे हो एक्सप्रेस वे, रोड बना रहे हो, ये क्या है, the company has also entered in another concession agreement with the government of Maharashtra in the current year. The construction cost for the said is 110 और 110 के हिसाब से क्या है, the toll based project and the company needs to collect the toll from the users of the expressway. Fair value of the construction is 200 करोड़, construction cost 110 करोड़ है। Under IGAP it has recorded such expense on the said project as intangible asset. Okay, भाई इसमें दोनों को इंटेंजिबल एसेट दिखा के रखा है। अच्छा, व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ भिलवाड़ा जबलपुर टोल प्रोजेक्ट एज पर एप्लीकेबल इंड एस, गिव ब्रीफ रीजनिंग। उसने कुछ भी किया हो, आप बताओ आपके हिसाब से क्या हो रहा है। व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस वे टोल प्रोजेक्ट एज पर एप्लीकेबल इंड एस एंड गिव ब्रीफ रीजनिंग। ओके, ऑल्सो सजेस्ट suitable accounting entries for the preparation of financial statement as per the Ind AS for above 2 projects। ठीक है, तो पहले अपने को बताना है क्या है क्या नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, आप सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला यहां पे भिलवाड़ा जबलपुर वाला जो रोड है उस पे क्या करेगा, तो आप ये देखो इसमें लिखा हुआ है, here the operator has a contractual right to receive cash from the guarantor. The guarantor has little if indiscretion to avoid repayment, because usually the agreement is enforceable by law. The operator has an unconditional right to receive cash if the guarantor contractually guarantees to pay the operator. Hence the operator recognizes a financial asset to the extent it has contractual right to receive cash. और दूसरे वाले में तो उसने खुद ही बोल दिया, therefore क्या, contractual right to charge users of the public service. एक्सप्रेस वे पे कंपनी इज इनकर्ड दिस, और इसमें कर क्या रहा है, 110 करोड़ में क्या किया है इसने, टोल बेस्ड प्रोजेक्ट है ये। द सेट कंसेशनल एग्रीमेंट इज टोल बेस्ड प्रोजेक्ट। ओके, तो ये टोल बेस्ड प्रोजेक्ट है, मतलब क्या हो जाएगा, टोल नाका मतलब इंटेंजिबल हो जाएगा। हाँ, और ये वाला कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इन द करेंट ईयर एंड हैज इनकर्ड दिस, रिकॉर्डेड सच एक्सपेंसेस एज दिस। द ब्रीफ डिटेल्स, टोटल एक्सपेंसेस 100 करोड़ है, और ये क्या बोल रहा है, ये इसको इंटेंजिबल मान के बैठा है, ये इंटेंजिबल मान के बैठा है, लेकिन भिलवाड़ा जबलपुर टोल प्रोजेक्ट है, ये टोल प्रोजेक्ट मतलब पूरा रोड बना रहा है ये, तो ये रोड है तो ये क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा। और इधर क्या होगा, फाइनेंस की रेवेन्यू भी दी हुई है, चीजों की रेवेन्यू भी दिया हुआ है आपको।
मतलब आप देखो यहां आपको डिटेल्स भी क्या क्या दी हुई है, एक्सपेंसेस की, फेयर वैल्यू भी, साथ ही साथ कैश फ्लो गारंटीड बाय द गवर्नमेंट अंडर द कंसेशन एग्रीमेंट, फाइनेंस रेवेन्यू ओवर दिस। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि भैया ये अदर इनकम रिलेट्स टू सर्विस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन फेज, मतलब ये रोड की बात कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, कितना प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगेगा और कितना उसकी फेयर वैल्यू की, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। और क्लियरली बोल दिया ये टोल बेस्ड प्रोजेक्ट है और कंपनी नीड्स टू कलेक्ट द टोल फ्रॉम द यूजर्स ऑफ द एक्सप्रेसवे। तो भैया जब यहां पे क्लियरली उसने बोल ही दिया और ऊपर वाले में बोला ही नहीं है, तो ऊपर वाले को अपन क्या मानेंगे, रोड, और इसमें जब क्लियरली बोल दिया तो अपन इसको क्या मानेंगे। तो पहला वाला क्या हो जाएगा अपना फाइनेंशियल एसेट और दूसरा वाला इंटेंजिबल। ये अगर नहीं भी लिख पाए तो आप तो सिंपली क्या चेप के आना, क्या चेप के आओगे कि सामने वाले इफ इंडिया रेवेन्यू इन कैश इज जनरेटेड with the help of government and in the given case it is probable that there is cash flows which has been guaranteed by the government and the other incomes related to the services provided during the operation phase is guaranteed by the government itself, hence it will be termed as road only. Okay, और यहां पे आप क्या है, in the given case it is clearly mentioned in the question itself that concession agreement is a toll based project and the company needs to collect the toll from the users of the expressway, in this case hence it will be considered as intangible asset. तो ये आपने रीजन दे दिया कि इसको आप क्या मान रहे हो, क्यों मान रहे हो। ओके, अब आ जाते हैं एंट्री पर। तो एंट्री पर भीलवाड़ा जबलपुर प्रोजेक्ट पे क्या होगा, सबसे पहले कितना खर्चा लगा, तो पीओरएल डेबिट टू कैश बैंक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर फेयर वैल्यू चेंज हुई, फेयर वैल्यू कितनी चेंज हुई 110 हो गई, तो एंट्री क्या करोगे, फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू रेवेन्यू 110, और इंटरेस्ट हर साल कितना आ रहा है 15 करोड़ का, तो 15 करोड़ का इंटरेस्ट चढ़ा दो, और फिर लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में आप देख लो इसमें कि आपके पास 200 करोड़ गवर्नमेंट ने दिए, 110 का तो कॉस्ट लग गया, 15 इंटरेस्ट, तो 75 बचा, तो 75 आपके पास कैश एंड बैंक बचा, कैश एंड बैंक डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट। गॉट इट। ये आ गया कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें क्या हुआ है, सिंपल, पहला कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 110 और दूसरे में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ 200 से। यहां फेयर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो फेयर वैल्यू है यही तो आपको मिला होगा ना। आपने भले ही 110 रुपए लगाए, लेकिन सामने वाले से आपको जो आज मिले वो 200 करोड़ मिले ना, यस और नो, ये देख लो। इंटेंजिबल एसेट टू रेवेन्यू, ये आपने एंट्री कर दी, बस इतनी एंट्री करने के कितने नंबर थे, 12 मार्क्स। बताओ कर पाओगे फटाफट से। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट स्पेशल इशू नंबर 10। स्पेशल इशू नंबर 10 में अगर मैं बात करूं, कुछ भी नहीं है और इस पे क्वेश्चन एक ही बार आया, वो भी काय में आया था, ये आरटीपी में 19 में आया था। लॉयल्टी बेस्ड पॉइंट पे क्वेश्चन है। लॉयल्टी बेस्ड पॉइंट का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले अपने को वैल्यू ऑफ पॉइंट्स निकालना है इन रुपीस, फिर कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ सेल्स एंड वैल्यू ऑफ पॉइंट्स को। रेशियो ऑफ सेल्स और वैल्यू ऑफ पॉइंट्स में क्या रेशियो है उसको निकाल लो। अच्छा, इसके बाद एंट्री क्या आएगी अपनी, कैश बैंक टू सेल्स टू लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जो वैल्यू ऑफ पॉइंट, लॉयल्टी पॉइंट्स मतलब एक तरह से बाद में ये पॉइंट्स कस्टमर रिडीम कर देता है। भाई लॉयल्टी पॉइंट्स होते क्या है, आप समझो कि यार आज मैं कहीं शॉपिंग करने गया और मैंने उसके कार्ड से स्वाइप किया तो मुझे कुछ पॉइंट्स मिले, सेल्स जो मैंने खर्चा किया, ठीक है, सामने वाली कंपनी एंटिटी मुझे कुछ पॉइंट्स देगी, वो होते हैं लॉयल्टी पॉइंट्स। कहना इसे वो जो लॉयल्टी पॉइंट्स कंपनी मुझे, मैं उनका कस्टमर हूं, मुझे जो दे रही है, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट परचेज करने जाऊंगा सेम जगह से, कैन आई से आई कैन रिडीम दैट पॉइंट्स, यस और नो। हाँ, तो जब मैं रिडीम कर सकता हूं, कैन आई से कंपनी की ऑब्लिगेशन हो गई मेरे प्रति, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो आपने जितनी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स और उसको सेग्रीगेट करना है लायबिलिटी में, किस बेसिस पे, इस रेशियो के बेसिस पे, सेल्स और वैल्यू ऑफ पॉइंट्स के बेसिस पे। बाद में फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू ऑफ पॉइंट्स रिडीम, उसके बाद जितने पॉइंट्स रिडीम हुए उनको उनके बेसिस पे आप जो लायबिलिटी आपने यहां रिकॉर्ड करी थी इनिशियली, उसको पीओरएल के थ्रू रिडीम करते जाओ। ये अमाउंट कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मूला है, एक्चुअल पॉइंट रिसीव्स टिल करेंट ईयर, जितने पॉइंट आपने आज तक अर्न कर लिए प्लस कितने रिकॉग्नाइज किए थे अर्लियर, और टोटल एक्सपेंस कितना हुआ उस पे, और इनटू वैल्यू ऑफ पॉइंट्स।
निकाल लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। लास्ट ईयर ट्रांसफर बैलेंस ऑफ लायबिलिटी टू पीओरएल, और जितना बैलेंस बचा लास्ट ईयर का उसको पीओरएल में ट्रांसफर कर देने का। इससे रिलेटेड ये केके लिमिटेड का क्वेश्चन है। मैंने इसमें सारी की सारी चीजें और इसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है, आप इसको रीड भी कर लोगे तो हो जाएगा। बस ये याद था कि लॉयल्टी पॉइंट का मुझे ट्रीटमेंट आपको जरूर बताना था। अब इसमें क्या करना है देखो, अगर आप क्वेश्चन भी देखोगे तो 5 मिनट लगेंगे, मैं आपको समझा भी देता हूं। केके लिमिटेड रन्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर which awards 10 points for every purchase of 500 which can be discounted by customers for further shopping with the same merchant. Unutilized points will lapse on the expiry of 2 years. 2 साल के बाद पॉइंट्स एक्सपायर हो जाते हैं ऑन द डेट ऑफ क्रेडिट, और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी, 0.50। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 17-18 एंटिटी अवॉर्डेड 1 करोड़ पॉइंट्स, 1 करोड़ पॉइंट्स 1 crore points to various customers which 18 lakh points redeemed remained undiscounted. अनडिस्काउंटेड मतलब ये अनडिस्काउंटेड रह गए, और मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि 80% विल बी डिस्काउंटेड इन फ्यूचर टू बी रिडीम टिल 31 मार्च 2020। अब 2018 से लेके 2 साल तक ही वैलिड रहेंगे, क्योंकि उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं पॉइंट्स। कंपनी अप्रोच्ड योर फर्म विद द फॉलोइंग क्वेरीज एंड आस्क्ड यू टू सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहले तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, how should the recognition to be done for the sale of goods worth rupees 10 lakhs on a particular day? particular day पे 10 लाख की सेल निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? तो वो अगर आपको करना है तो पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा, वैल्यू ऑफ पॉइंट्स। वैल्यू ऑफ पॉइंट कैसे निकलेंगे, 500 की सेल पे 10 पॉइंट मिलते हैं, तो उनका वैल्यू ऑफ पॉइंट्स हर एक पॉइंट का 0.5 है, तो ये आ जाएगा 5 रुपए हर 10 पॉइंट पे। रेशियो ऑफ सेल्स ओवर वैल्यू ऑफ पॉइंट्स कितना है, 500:5, तो 100:1। ओके, अब 10 लाख की सेल आपने करी, तो 10 लाख की सेल पे आपकी लायबिलिटी कितनी रिकॉग्नाइज करोगे, तो 100:1 के रेशियो में रिकॉग्नाइज कर दो, यस और नो। हाँ, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, हाउ शुड द रिडम्पशन ट्रांजेक्शन बी रिकॉर्डेड इन द ईयर 2017? कंपनी हैज रिक्वेस्टेड यू टू प्रेजेंट द सेल ऑफ गुड्स एंड रिडम्पशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन। टोटल सेल इज 5000 lakhs, 5000 लाख की सेल है, तो 5000 लाख की सेल है, उसको ऐसे रिकॉग्नाइज करो और उसको क्या कर दो आप 100:1 में, और साथ ही साथ मैंने तो क्या किया, ये इसको रुपीज एंड लैक्स में भी कर दिया और पूरे टोटल में भी कर दिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने लेफ्ट हो जाएंगे आपके पास, 10 डिवाइड बाई 500 इंटू 5000 लैक्स, तो 100 लाख पॉइंट्स आपके इस साल क्लोजिंग बैलेंस बचे। ठीक है, ये सी वाला पार्ट था। ठीक है, अब ये क्लोजिंग जो बचा आपके पास बी में, उसके बाद सी में क्या पूछा, हाउ मच ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ 2017-18 बिकॉज ऑफ द एस्टिमेशन दैट ओनली 80% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स विल बी रिडीम। अब वो क्या बोल रहा है, पहले में बोला कि इतनी सेल हुई तो कितना वैल्यू ऑफ पॉइंट्स होंगे और क्या एंट्री रिकॉग्निशन कैसे होगा, तो 100:1 में होगा। 2017-18 में टोटल 5000 लाख की सेल हुई तो कैसे रिकॉग्नाइज होगा, ये हो गया। सी में क्या पूछ रहा है, कितनी लायबिलिटी डेफर करोगे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे, करंट ईयर तक कितना हो गया प्लस टोटल इतना एक्सपेंस और इस साल का कितना क्लोजिंग बचा, तो देखो 80%, और आपने कितनी सेल कर ली थी 80%, और 80% आपने किया था, क्या कहते हैं स्टेप नंबर 4, हाउ मच ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द ईयर एंड 2017 बिकॉज ऑफ द एस्टिमेशन दैट ओनली 80% ऑफ द आउटस्टैंडिंग विल बी रिमेनिंग। ओके, और उसमें कितने रिमेन थे, 18 लाख पॉइंट्स रिमेन थे, इसका मतलब 82 लाख यूटिलाइज हो गए थे करंट ईयर तक, तो 82 लाख प्लस 18 इंटू 80% और हो जाएंगे इन फ्यूचर, तो ये डिवाइड कर देंगे टोटल से, और कितना पिछले साल का कितना रिकॉग्नाइज था 49, पिछले साल कितना लायबिलिटी में था 495, या अपन इसको ऐसे कुछ निकाल सकते थे 50 लाख अगर रुपीज एंड लैक्स में थे, मैंने और करके एंट्री लिखी हुई है। ठीक है, तो ये 4950 और पिछले साल कुछ और था क्या, नहीं, ये फर्स्ट ईयर ही है, तो अपना ये आ जाएगा आंसर। तो लायबिलिटी कितनी अमोर्टाइज हो जाएगी, पीओरएल में कितनी चली जाएगी, ये देखो एंट्री अपन ने यही वाली करी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू ऑफ पॉइंट्स रिडीम्ड, कितने पॉइंट रिडीम हो गए, लायबिलिटी डेबिट टू पीओरएल। ये निकालने के लिए अपन ने क्या किया कि भैया 18 लाख पॉइंट्स क्लोजिंग बैलेंस बचे थे अपने उस साल, और उसमें से 80% फ्यूचर में हो जाएंगे, तो टोटल 1 करोड़ पॉइंट्स में
18 लाख अपन यूटिलाइज कर लिए तो रिमेनिंग है 1 करोड़ में से 18 लाख यूटिलाइज रिमेनिंग है, तो 82 लैक्स यूटिलाइज हो गए और 18 लैक्स में भी 80% इन फ्यूचर रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, मतलब यूटिलाइज हो जाएंगे। अब उन्होंने क्या बोला डी में, नेक्स्ट ईयर 18-19 में 60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स वेयर डिस्काउंटेड बैलेंस, 40% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट 2017-18 स्टिल रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग। हाउ मच ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू शुड बी merchant recognized in the year 18-19 and what will be the what amount of balance of deferred revenue। अब 18-19 में क्या ट्रीटमेंट करोगे आप, जब 60% यूटिलाइज हुआ तो आपका पिछला कितना आ रहा था 82 लैक्स प्लस 18 लैक्स जो आपका रिमेनिंग था, उसमें सिर्फ यूटिलाइज कितने हुए, एक्सपेक्टेशन आपको 80% की थी लेकिन हुए 60% ही, तो ये जो दोनों हैं और इसका टोटल एक्सपेंस इनटू 4950495 लेस ये पिछले साल वाला क्लोजिंग बैलेंस, ये लेस कर देंगे तो जितना बचा वो आप डेफर करोगे, ठीक है। और लास्ट में क्या पूछा है, हाउ मच रेवेन्यू विल द मर्चेंट रिकॉग्नाइज इन द ईयर 2019-20 इफ 3 लाख पॉइंट्स आर रिडीम्ड इन द ईयर 2019-20। 3 लाख पॉइंट्स लास्ट ईयर में रिडीम हुए, तो देखो 4950495 पहले शुरुआत में थे, फिर 4211,002 आपने 2018-19 में डेफर करे, फिर लास्ट में 554620 भी आपने डेफर कर दिए, तो बैलेंस कितना बचा 184873। तो ये 184873 जो बचा है यही अपना बैलेंस अमाउंट है, बस ये रहा अपना 115 इन अराउंड 1 घंटे 25 मिनट आज के, और पिछले वाला वीडियो का इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 51 आवर अगेन, तो 2 घंटे 15 मिनट में अपन ने पूरा 115 विद क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई टिल नवंबर 23 एंड ऑल, जितने भी वैरायटी थी एग्जाम की सारी कवर कर ली है। आई होप आप इसके बाद पूरा ये इंडेक्स अच्छे से कर लेना, ये एग्जाम में आपको 10 से 12 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा। और मैं आपको एक चीज बोल दूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखना है तो मैं उसकी लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल FRNHD पे डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और वहां से आप पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं। 109 जो है, 109 के अलावा 32 जो है वो तो यूट्यूब पे पब्लिक है ही, तो आप वहां से देख सकते हो, लेकिन 109 ट्रस्ट मी गाइस 20 से 22 घंटे में पूरा हो जाएगा, आपके पास अभी भी मौका है, उसको आराम से कर सकते हो टिल योर एग्जाम डेट। ओके, चलिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय।